उनको मतलब उनका सॉल्यूशन क्या हमारे पास में होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो सेशन रहेगा, आज तो जनरली बहुत ज्यादा वैसी बातें नहीं होगी साइंटिफिक और लॉजिकल, सिंपल। आज तो मैं आपको भी समझूंगा और आप भी समझे कि डीएमआईटी क्या है ना। तो थोड़ा सा हम आज तो समझने वाला काम करेंगे, एक जनरल इंट्रोडक्शन टाइप का भी रहेगा, फिर हम आगे समझेंगे कि एक्चुअल में डीएमआईटी है क्या, ठीक है। तो वैसे तो मैं जानता ही हूँ सीमा मैडम को, सीमा मैडम मुझे नहीं जानती होंगी, लेकिन मैं तो उनको भी जानता ही हूँ। मैं आपको मैडम, नहीं जानती हूँ। हाँ हाँ, अरुण सर कहाँ पे है वो? अभी वो आपके साथ में नहीं है क्या? नहीं नहीं, वो गाजियाबाद गए हैं। अच्छा, गाजियाबाद गए, अच्छा। उन्होंने कहा था कि वो मैं ट्रेनिंग अटेंड कर सकता हूँ क्या? मैंने बिल्कुल कर लीजिए, आपकी की ट्रेनिंग है कभी, आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के अटेंड करो, है ना। क्योंकि हाँ। जितना ज्यादा लोग सीखेंगे, जितना ज्यादा मतलब हम सीखेंगे, उतना ज्यादा हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ऐसा है कि जी फिर ये रिकॉर्डिंग तो मैं उनको भेज ही दूंगा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, वो साथ में हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो आगे बढ़ेंगे। वो तो लंबा पड़ा हुआ है, अगर हमने इस क्षेत्र में कदम रखा है तो एक लंबा पड़ा हुआ है, और ये एक दिन या 2 दिन में खत्म होने वाला काम नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि देखो, हम ना कोई ना प्रोडक्ट नहीं बना रहे, हम ना कोई माल नहीं बना रहे हैं जो कि हम मार्केट में उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी, ठीक है। डीएमआईटी मतलब अपने आप में इतना बड़ा प्रोडक्ट है, इतना बड़ा प्रोडक्ट है, जिसकी आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। अरुण सर आए हैं, शायद उन्होंने फोन से अपना किया है लॉगिन। अरे सर नमस्कार, अरुण सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल नमस्कार पुष्पन भाई, कैसे हैं? बढ़िया है, बढ़िया। बस आप ही को याद कर रहा था, अभी मैडम से आप ही का डिस्कस कर रहा था मैं। अच्छा, पर सॉरी थोड़ा लेट हो गए, हाँ, गाड़ी चला रहे थे थोड़ा सा। अरे सर कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सारी रिकॉर्डिंग कर ही रहा हूँ, है ना। वो अच्छा, रिकॉर्डिंग तो आपको, हाँ, रिकॉर्डिंग सारी आपको मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ठीक ये है, ट्रेनिंग आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से हम लोग 7 दिन में खत्म करेंगे, डेली 1 घंटे 1.5 घंटे कोई प्रॉब्लम समझेंगे हम चीजों को, है ना। और ट्रेनिंग अच्छा खत्म अच्छा। होने के बाद ऐसा नहीं है कि वो मतलब सब कंप्लीट हो गया, है ना। उसके बाद भी हाँ हाँ, हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। हम लोग उन पे बिल्कुल। निरंतर जो है उन पे डिस्कशन हमारा चलता रहेगा, क्योंकि एक बड़ी जर्नी में हम लोग स्टार्ट होने वाले हैं। एक बड़ी जर्नी जो है उसमें हम लोग शामिल होने वाले हैं, और ये कोई, मैं अभी जैसा कि बता रहा था, 1 दिन या 2 दिन का काम नहीं है। ये तो बहुत लंबा काम है। लंबा काम कैसे हुआ मैं बताऊंगा। अरुण सर आप ऐसा कर लिए, अपना माइक को ना ऑफ कर लीजिए, आपकी तरफ से शायद आवाज आ रही है किसी की तरफ, शायद आपकी तरफ से ही आ रही है, हाँ। हाँ, तो जिससे क्या मतलब सारे लोग आराम से सुन पाए, है ना। तो देखिए, मैं बात करूं अगर डीएमआईटी की, तो उसकी हिस्ट्री के बारे में भी हम जानेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है और कितना ये साइंटिफिक है। और हम कहीं हमने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, ठीक है। अगर गलत डिसीजन ले लिया तो कितना गलत डिसीजन ले लिया, अगर ठीक डिसीजन लिया तो कितना ठीक डिसीजन लिया है। हर चीज में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मैं एक एक करके आपसे भी जैसे जानना चाहूंगा, जैसे सीमा मैडम, आपको अभी डीएमआईटी के बारे में कुछ भी जानकारी है कि डीएमआईटी एक्चुअल में है क्या, भला क्या है डीएमआईटी, कुछ भी पता है आपको डीएमआईटी के विषय में? हाँ, मैं जितना यूट्यूब पे देखा है, हम्म। तो मतलब उससे ये जाना है कि बच्चों की जो ब्रेन पावर है, हम्म। वो मतलब उसको हम परखते हैं एक तरीके से, हाँ जानते हैं हाँ। इसके जरिए कि कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे की जो हम लोग पढ़ाते हैं या जो भी है वो भूल जाते हैं। तो हमको वही देखना है कि उसके जरिए हमको पता चल जाता है कि जो हम लोग कर रहे हैं डीएमआईटी, उसके जरिए हमको पता चलता है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो किस फील्ड में ज्यादा है। सही तो बात है, फिर हाँ। हाँ, जो फील्ड से हमें पता चलता है, फिर हम उनका जो भविष्य है वो सिक्योर कर सकते हैं ना। तो सही जहाँ सही तक बात मैंने है, ये हाँ। देख, हाँ, यही, अभी तो यही जाना है। नहीं नहीं नहीं, सही है। मतलब आपको जब आपने जब डीएमआईटी में मतलब आगे बढ़ने का जब आपने एक डिसीजन लिया, तो आपको इतना पता भी है। जब मैंने डिसीजन लिया था तो मेरे को तो कुछ भी नहीं पता था, बस मुझे ये पता था कि हाँ कुछ अच्छा काम है और हो सकता है कुछ ना कुछ तो करना है ना। तो अब हम्म। एजुकेशन से जुड़ा भी कुछ काम है तो करके देख लेते हैं, तो इस पर्पज से मैंने तो बस इसी पर्पज से इसमें कदम रखा था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग अंदर आते गए डीप में, तो फिर हमें पता चला कि यार ये कितना बड़ा सेक्टर है और कितनी बड़ी अपनी आप में की इंडस्ट्री है, ठीक है। रेशमा मैडम आप बताएं कुछ डीएमआईटी के विषय में, आपको अभी कितना क्या जानकारी है, जैसा भी जितना भी पता हो आपको। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है मैडम आपकी आवाज। सर डीएमआईटी मेरे ख्याल से मतलब उसे अपन मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट भी कहते हैं, और डीएमआईटी टेस्ट से अपन इनबॉर्न इंटेलिजेंसी पता कर सकते हैं। और डीएमआईटी से अपन मतलब अपना एक इंटेलिजेंट जो पोर्शन है अपना, अपन उनके मतलब माइंड को
जो अपना लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन है, दोनों के बारे में अपन पता कर सकते हैं कि अपन किस चीज के लिए बने हैं, क्या कर सकते हैं। सब मुझे ये क्लियर है, बाकी तो नहीं पता। इतना भी आपको पता है, बहुत पता है, इतना भी पता है तो बहुत पता है आपको। हरदास जी, आप बताना चाहेंगे? आपका चेहरा तो नहीं दिख रहा, पर अंधेरे में से आप हमें बता दीजिए कि आपको कितना कुछ जानकारी है डीएमआईटी के विषय में, कितना कुछ जानते हैं आप? सर मुझे तो ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, हाँ। अभी स्टार्ट ही है सर, स्टार्टिंग है। अच्छा अच्छा। अच्छा, मतलब कुछ तो आपने जब डिसीजन लिया है, आपने एक हमारी फ्रेंचाइजी ली है, तो आपने कुछ तो पहले सर्च किया होगा, थोड़ा बहुत जी कुछ तो पता होगा, तभी तो। नहीं तो ऐसे कैसे? कुछ तो पता होगा आपको, कुछ भी बताएं डीएमआईटी के विषय में आप। जी बिल्कुल सर, मतलब जो मतलब सर अभी मैं थोड़ा कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, कोई बात धीरे नहीं, धीरे कोई बात बता नहीं। पाऊंगा। कोई नहीं सर, कोई नहीं, है ना। बस देखिए क्या है, जनरली ये डिस्कशन इसलिए कि आप ना मेरे से थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ, मैं आपसे फैमिलियर हो जाऊं, क्योंकि अभी तो ये जर्नी हमने स्टार्ट की है ना। अभी तो जर्नी ऐसा नहीं है कि एक दिन या 2 दिन में जी खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स लोगों की बहुत बड़ी है। और मैं ये बोलता हूँ कि डीएमआईटी का अगर मैं बात करूँ, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग इंडस्ट्री में है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जी पेरेंट्स की प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, और यहाँ से आप हर जी किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है डीएमआईटी, ठीक है। लेकिन करना क्या पड़ेगा, जी जी हमें इसमें मास्टर बनना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि हमें मास्टर बनना पड़ेगा। और मास्टर हमें इस तरीके से बनना पड़ेगा, जैसे मान के चलो आज आप कोई दूसरा भी प्रोफेशन है, दूसरा भी कुछ काम आप कर रहे हो, लेकिन आप हर दिन लगातार आप 1 घंटे, दो जी घंटे 3 घंटे आप हर दिन निकालिए इसके लिए, ठीक है। मैं जितना बता रहा हूँ उतना अच्छा जी है, आप खुद जी भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आप इसमें मास्टरी करेंगे, और जितना ज्यादा लोगों को आपके बारे में पता चलेगा कि आप इसमें जी मास्टर्स हैं और आपको पता है, तो लोग आगे चल के आपके पास में आएंगे, ठीक है। ये इंडस्ट्री ऐसी है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जी जैसे डॉक्टर्स की मैं बात करूं, आज हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि डॉक्टर हमारी कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। बस इसलिए जाते हैं डॉक्टर से। वैसे हमारा जी हमारा कोई खास लगाव नहीं है, वो तो पैसे लेता है और मोटी रकम लेता है ना। हॉस्पिटल जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जी बिल्कुल लेकिन हमें ये पता है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसलिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको एक मोटी रकम हम लोग देते हैं। और आप सोच के देखिए, आप उस डॉक्टर के पास जाना जी पसंद करते हैं जो डॉक्टर ज्यादा पैसा लेता है, उस डॉक्टर के पास ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? अगर वो ज्यादा पैसे ले रहा है, इट मीन्स क्या, कि उसको अनुभव भी ज्यादा होगा, एक्सपीरियंस भी ज्यादा होगा, इसलिए वो ज्यादा पैसे ले रहा है। अगर कोई डॉक्टर जो है कम पैसे ले रहा है, इसका मतलब क्या है जी कि उसको अनुभव कम है, तो हम उसके पास जाते ही नहीं है ना। अगर आपके पास ऑप्शंस हो, अगर आपके पास ऐसे ऑप्शंस हो आपके शहर में कि एक डॉक्टर है जिसकी फीस 50 रुपए है, एक की फीस 100 रुपए है, एक की 150 रुपए फीस है, और एक की 500 और एक की 1000 है, तो आप मुझे बताएं, बिल्कुल अच्छे से सोच के दिल पे हाथ रख के, आप किस डॉक्टर के पास जाना पसंद करोगे? बताइए, किस डॉक्टर के पास आप जाना पसंद करोगे? मैं रिपीट करता हूँ एक बार, आपके शहर में कोई डॉक्टर है, एक की फीस 50 रुपए है, एक की 100 रुपए है, किसी की 150 रुपए है, किसी की 500 रुपए है, और एक है जिसकी 1000 रुपए है। तो आप किस डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे? मेरा सवाल ये है, बताइए प्लीज, बताएं। बताएं कि मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही है। हाँ तो बताएं ना, मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कट है। कट के आवाज आ रही है। कट कट के, वो आपके यहाँ पर नेटवर्क, वो आपके यहाँ लाइट चली गई ना, इसलिए नेटवर्क नहीं है आपके यहाँ पे। पुष्पेंद्र सर, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? आ रही है, आ रही हाँ है। हाँ हाँ। तो सीमा मैडम बताएं, मैंने एक अभी आपसे एक सवाल पूछा जनरली। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं कोई आपको कुछ चीज सिखाने वाला हूँ। आज के सेशन, आज का जो दिन है ना, उसमें सबसे ज्यादा चीजें मैं आपसे पूछूंगा, मैं बताऊंगा कम, पूछूंगा ज्यादा। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूंगा ज्यादा, तो आपको ज्यादा चीजें की जानकारी होगी, ज्यादा चीजों की, और ज्यादा चीजों की अगर जानकारी होगी, तो आप अपनी फील्ड में मास्टर बनेंगे, अच्छा रिस्पेक्ट भी कमाएंगे, अच्छा पैसा भी कमाएंगे, ठीक है। तो हर चीज में ना हमें इन्वॉल्व होना है, हर चीज में हमें इन्वॉल्व होना है, और इन्वॉल्व होके हमें चलना है। अब मुझे लगता है आज ट्रेनिंग में एक और पर्सन नहीं, अरे वो जी महेंद्र जी की तरफ से कोई आया नहीं क्या? वो माइक ऑन करके करिए। उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया एक्चुअली में, लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे, अच्छा अच्छा, इसलिए वो, हाँ, नहीं ठीक है, आ कोई सकते। नहीं, हाँ हाँ हाँ, ठीक है कोई नहीं, चलिए, ठीक है।
तो सबसे पहले चलिए, मेरा एक सवाल था, उसका मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। मैं फिर से एक बार, देखिए 7 दिन की ट्रेनिंग, आप समझ रहे हैं, मैंने 7 दिन की ट्रेनिंग इसलिए खींची है, 2 दिन में मैं खत्म कर सकता था, 7 दिन का, क्योंकि मैं आपसे ना अंदर से सारी चीजें निकाल के लेके आऊं, आपके मन में जो बात है ना वहां से मन की बात को पकड़ के लेके आऊं। क्योंकि अगर आप अगर दिल से कोई काम करेंगे, ना, तो उसमें आपकी सफलता जो है बिल्कुल निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप सिर्फ क्या वो बोलते हैं आर्टिफिशियल काम करेंगे ऊपर ऊपर से, तो शायद हो सकता है कि आपको स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना पड़े। इसलिए मैं हर चीज आपको प्रैक्टिकली जो है समझा के, और हम लोग प्रैक्टिकल डिस्कशन कर करके तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग इसका आंसर दें। रेशमा मैडम, सीमा मैडम, हरदास जी, कि आपके शहर में एक डॉक्टर है, नहीं एक डॉक्टर नहीं, कई सारे डॉक्टर हैं, ठीक है, उसमें से एक डॉक्टर की फीस है 50 रुपए, एक डॉक्टर की फीस है 100 रुपए, एक डॉक्टर की फीस है 500 रुपए, और एक डॉक्टर की फीस है 1000 रुपए। 4 डॉक्टर है, 50 रुपए फीस, 100 रुपए फीस, 500 रुपए फीस और 1000 रुपए फीस। आप किस डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे? बस ये मेरा सवाल है, बताएं। तो पहले रेशमा मैडम आप बताएं। सर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मैं अपनी बीमारी पे डिपेंड करूंगी कि मेरी बीमारी कितनी बड़ी है। अगर मुझे नॉर्मली सर्दी खांसी है तो मैं किसी भी डॉक्टर के पास चल जाऊंगी। नहीं, आपको जो बीमारी है वो चारों डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, पर उसमें से एक डॉक्टर लेता है 50 रुपए फीस, एक लेता है 100 रुपए फीस, एक लेता है 500 रुपए फीस और एक लेता है 1000 रुपए फीस। इतना सा फर्क है। बाकी आपकी जो बीमारी है ना, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए चारों डॉक्टर जो है लाइन से बैठे हुए हैं। तो आप कहाँ पे जाना पसंद करोगे, ये बोल रहा हूँ मैं, आप कहाँ पे जाना पसंद करोगे? 500 पे। ठीक है, सीमा मैडम आप कहाँ पे जाना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स 50 वाले पे, 50 रुपए वाले पे? कम वाले पे जाना पसंद करूंगी ना, थोड़ा कम लग ठीक रहा है। हरदास जी आप कहाँ जाना पसंद करोगे? आप कहाँ जाना पसंद करोगे हरदास जी? मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? चलो ठीक है, शायद उनके यहाँ नेटवर्क नहीं है। आप बताएं पुष्पेंद्र सर, आप किस पे जाना पसंद करेंगे? मैं तो 1000 वाले पे ही जाऊंगा। मुझे लग रहा है कि लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आया है। नहीं, वो मैं अभी वो धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे सारी चीज समझ में आएगी। हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, ठीक है। वो आपको 1000 आवाज रुपए इसीलिए तो ले रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट है उस चीज में, उसको एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएगा। अगर इस एग्जांपल को इस तरीके से लेते कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे या गवर्नमेंट में जाएंगे, तो लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाते शायद। ऐसा भी ले सकते हैं कि प्राइवेट में जाना पसंद करोगे या गवर्नमेंट में जाना पसंद करोगे। तो मोस्टली अगर बीमारी बहुत बड़ी होती है तो हम लोग सोचते हैं कि प्राइवेट में चले जाए, कम से कम ऐसा ना हो कि वो ऑपरेशन करे और पेट में जो कैंची को छोड़ दे, ऐसा ना हो, तो ऑपरेशन तो प्रॉपर करे, है ना। तो मतलब कहने का ये है, मतलब मैं देखो बताता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा कर था। रहे हो सामने बिठा के हैं। तुम ऑपरेशन में क्या चढ़वा रहे हो पेट में? अरे सर, वो तो क्या करें सर, अब जैसी रही जिसकी भावना। हम तो एग्जांपल ले रहे हैं सर, है ना। चलो कोई बात नहीं। अच्छा सुनो पुष्पेंद्र भाई, थोड़ा सा एक जगह जाना था, मैं निकल रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग मुझे प्लीज भेज दीजिएगा। बाकी सर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा ठीक है, हूँ, मैं पूरी ठीक है पूरी रिकॉर्डिंग सर। सॉरी यार आज के लिए, थोड़ा मंत्री से मिलने जाना है। ठीक है, ठीक। ओके सर जी सर, बाय सर, 2 बजे आ जाओ। बाय। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मतलब देखिए मेरा मानना तो ऐसा है कि यार मतलब अगर बात हो अगर अपना ट्रीटमेंट की, है ना, जान की अगर बात हो, तो हम अच्छे डॉक्टर पे जाना पसंद करते हैं अगर हमारे पास ऑप्शन हो तो, ठीक है। हम 50 रुपए या 100 रुपए 500 नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे अगर वो 1000 रुपए लेता है तो उस वक्त उसके पास फैसिलिटी ज्यादा हो, है ना। हो सकता है हमें आईसीयू की जरूरत पड़ जाए, तो 50 रुपए 100 रुपए वाले के पास तो आईसीयू भी नहीं होगा ना। फिर कहाँ जाओगे तो आप 1000 रुपए वाले पे, क्योंकि उसके पास तो आईसीयू भी होगा ना, उसके पास अच्छे से सारी चीज जो है मतलब अच्छे से स्वच्छ होगी, सारी चीज क्लीन होगी, गंदगी भी नहीं होगी वहां पे, तो इन्फेक्शन का कोई खतरा भी नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब मेरा तो यही है कि मतलब मैं तो ये सोचूंगा कि 1000 रुपए वाले डॉक्टर पे जाऊं। उसी तरीके से क्या होगा कि हम जब प्रॉब्लम सॉल्विंग इंडस्ट्री में हैं, तो जब लोग हमारे पास आएंगे, तो लोग शायद हमारे पास इसलिए भी आए कि हम अपनी फील्ड में मास्टर हैं। तो अगर हम अपनी फील्ड में मास्टर अगर बन जाते हैं,
तो हम ज्यादा रुपए भी चार्ज कर सकते हैं, है ना। अगर हम अपनी फील्ड में मास्टर बन जाते हैं तो हम ज्यादा रुपए भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं कि आप 50 रुपए या 100 रुपए ही रखो। आप अगर आप मास्टर हो, आप अपनी फीस 1000 रुपए रखो, लेकिन 1000 रुपए आपको लोग पे तब करेंगे जब आपके पास कुछ एक्सपर्टीज होगी किसी चीज में, आप ऑलरेडी मास्टर्स होंगे। मतलब लोगों को पता होगा कि आप इस पर्टिकुलर इस सेक्टर में ये मास्टर्स हैं और हमारे पास जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन सिर्फ इन्हीं के पास में है। तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग इंडस्ट्रीज में हैं, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे चलेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। और मैं आपको सबसे पहले तो जो जिस डीएमआईटी में आप आगे कदम बढ़ा रहे हैं, तो एक्चुअल में डीएमआईटी रिपोर्ट होती कैसे है। अभी मैं आपके सामने एक डीएमआईटी रिपोर्ट का सैंपल लेके आऊंगा। अच्छा, आप रेशमा मैडम आपने डीएमआईटी रिपोर्ट देखी है? सीमा मैडम, हरदास जी आपने यस सर। देखी है? आपने सीमा मैडम आपने डीएमआईटी रिपोर्ट देखी है? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखी। नहीं देखी। हरदास जी आपने डीएमआईटी रिपोर्ट देखी है? नहीं सर, नहीं देखी। नहीं देखी, ठीक है। चलिए, मैं अभी आपके सामने एक रिपोर्ट आपके सामने एक सैंपल रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। उस रिपोर्ट को एक बार अच्छे से हमें देखना है, क्योंकि वो रिपोर्ट जो है ना, हमें आगे जितनी भी लड़ाइयां करनी है ना, उस रिपोर्ट से लड़ाइयां करनी है हमको। उस रिपोर्ट को ही समझना है अच्छे से, और उस रिपोर्ट के बेस पे ही हम जो है लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। मतलब हमारा जो कैरियर हम डीएमआईटी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उस रिपोर्ट को समझना जरूरी है। तो रिपोर्ट का सिर्फ आज मैं जस्ट आपको एक दर्शन करा रहा हूँ। रिपोर्ट को हम डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ दर्शन करेंगे, फिर डीएमआईटी के थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे, ठीक है, और फिर आगे कल हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ डीएमआईटी रिपोर्ट। अभी हुई है, ओपन हो गई। अभी दिखने लगी, ओके। सो आपके सामने प्रस्तुत है ब्रेन मंथन इंटरनेशनल का डीएमआईटी रिपोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे सामने ये कलरफुल पेज आएगा, जिसको देख के माता पिता बहुत ही खुश हो जाएंगे। माता पिता सोचेंगे ये बहुत ही कमाल की चीज है, और वाकई में कमाल की चीज है। अब इसके सेकंड पेज पे हम लोग जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, जो हमारा कस्टमर है, जो हमारे क्लाइंट है, उनकी यहाँ पे डिटेल होगी। पर्सनल डिटेल में उनकी क्लाइंट की डिटेल होगी। और काउंसलर में, जैसे कि अगर आप काउंसलर करते हैं तो आपकी डिटेल होगी यहाँ पे, आपके माध्यम से डीएमआईटी अगर होते हैं, आप डीएमआईटी करते हैं तो यहाँ पे आपकी डिटेल होगी, है ना। बस जस्ट मैं अभी जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, बाकी हम चर्चा करेंगे। मतलब हम हर एक चीज को समझेंगे। आपको भी ये वाला पेज दिख रहा है जिसमें टॉपिक्स लिखे हुए हैं, कुछ 35 टॉपिक्स लिखे हैं। मोर इन्फॉर्मेशन। पेज नंबर 3 ओपन हो गया आपके सामने। हाँ ओपन हो गया है। हाँ ओपन हो गया। बाकी सबके सामने, सीमा मैडम आपके सामने पेज नंबर 3 ओपन हो गया। यस यस। हाँ सर। ओके, सो अभी पता है, जब हम डिटेल में जब जाएंगे तो एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। जो 7 दिन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, वो एक एक चीज पे हम लोग बात करेंगे, एक एक पेज पे अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम जो है जनरल इंट्रोडक्शन एक लेंगे, और मैं सिर्फ आज आपको डीएमआईटी के बारे में ही बस एक जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा और रिपीट आपको बता रहा हूँ, है ना। अभी नेक्स्ट पेज ओपन हुआ आपके सामने। यस। हाँ जी, इसमें भी जनरल एक इन्फॉर्मेशन है डीएमआईटी की, थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में इसके अंदर दिया गया है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन जो हुआ है, इसमें कुछ ब्रेन के बारे में बताया गया कि ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके हिसाब से किसकी क्या इंटेलिजेंस होती है, कैसे काउंट की जाती है, वो इसके अंदर दिया गया है। नेक्स्ट पेज नंबर 6 आपके सामने ओपन हुआ। हाँ यस। यस, सबसे पहले हम डीएमआईटी रिपोर्ट के माध्यम से देखिए, अब डीएमआईटी रिपोर्ट में क्या क्या जानने को मिलेगा वो भी आप यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। और इसके डीप में तो हम बाद में जाएंगे, जनरल अभी हम ऊपर से इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो डीएमआईटी रिपोर्ट में सबसे पहले जो हमें जानने को मिलेगा, वो हमें ये जानने को मिलेगा कि जिस पर्सन का हमने डीएमआईटी टेस्ट किया है, उसका पर्सनैलिटी क्या है। उसका पर्सनैलिटी क्या है, इट मींस कि हर इंसान की 2 तरीके की पर्सनैलिटी होती है। 2 तरीके की पर्सनैलिटी कैसे होती है, आप सोचिएगा, जब आप किसी इंसान से मिलते हैं, तो जब तो वो आपको बहुत अच्छा लगता है, और कुछ दिन बाद जब आप उसके साथ में रहते हैं तो कुछ दिन बाद वो बदल जाता है, और फिर आप बोलते हैं कि आप तो बदल गए, पहले कुछ और थे और अभी कुछ और। ऐसा होता है
कि पहले हम जब किसी से मिलते हैं तो वो कुछ और नजर आता है और कुछ दिन बाद कुछ और नजर आता है, वो बदल जाता है ना। तो अगर किसी इंसान की अगर देखिए दो पर्सनैलिटी है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि हम बाहर से कैसे हैं, और सेकेंडरी पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि हम अंदर से कैसे हैं। ठीक है, तो अगर नहीं अभी आप नोट मत करिए रेशमा मैडम, अभी आपको कुछ भी नोट नहीं करना, किसी को कुछ भी नोट नहीं करना। अगर आप नोट करेंगे ना तो समझ नहीं पाएंगे। ये जो है ना सारी चीज मैं आपको भेज दूंगा। देखिए आज जैसे कोई चीज मैंने कंप्लीट की ना, मैं आपको तुरंत ही जो है आपके व्हाट्सएप पे कर दूंगा और आपको मेल कर दूंगा। ठीक है, ये पूरा वीडियो जो है रिकॉर्ड हो रहा है, ये वीडियो पूरा आपको मिल जाएगा, तो आप किसी भी चीज के लिए निश्चिंत रहिएगा। लेकिन अभी पूरा ध्यान, जैसे आपसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो पूरा ध्यान उस पर लगाइएगा। ठीक है, आप अच्छे से समझिएगा, नोट करके क्या, ये रिपोर्ट तो जब आपके सामने आएगी तो आप वैसे ही सब समझ जाएंगे, है ना। तो मैं आपको बोल रहा था, इस रिपोर्ट में सबसे पहले हमें जानने को क्या मिलता है कि किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी क्या है, मतलब वो बाहर से कैसा है और अंदर से कैसा है। ठीक है, प्राइमरी पर्सनैलिटी का मतलब आप बाहर से कैसे हो, सेकेंडरी का मतलब आप अंदर से कैसे हैं। ठीक है, हाँ आपने इस चीज को महसूस भी किया होगा, जब आप किसी पर्सन से कभी मिलते हैं तो पहले वो आपको कुछ और नजर आता है, थोड़े दिन बाद कुछ और नजर आता है। अगर किसी पर्सन की पर्सनैलिटी जो है अलग अलग है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि प्राइमरी पे डब लिखा हुआ है, सेकेंडरी पे डब लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो पर्सन है ये बाहर से भी वैसे हैं और अंदर से भी वैसे हैं। तो ये तो आप पहले मिलोगे तब भी वैसे रहेंगे, और बाद में जब कुछ दिन के बाद भी वो वैसे ही रहेंगे, ये बदलेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों की पर्सनैलिटी अलग अलग आती है, मतलब किसी के यहाँ पे प्राइमरी कुछ और होता है, सेकेंडरी कुछ और होता है। तो जब किसी इंसान की दो पर्सनैलिटी होती है, यानी बाहर से भी कुछ और है और अंदर से कुछ और है। ठीक है, इसके बारे में डीप में बात करेंगे। ठीक है, कि पर्सनैलिटी कौन कौन सी होती है। 4 तरीके की पर्सनैलिटी होती है, जो यहाँ पे भी दिखा गया है, आपको दिख रहा होगा, डोमिनेंट, इन्फ्लुएंशियल, कंप्लायंट और स्टडी। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, पूरा एक दिन इसी के ऊपर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हम जानेंगे ब्रेन के जो लोब्स हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, सबके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये ब्रेन के जो लोब्स आपको दिख रहे हैं, ये पांच लेफ्ट में होते हैं, 5 राइट में होते हैं। ठीक है, टोटल 10 होते हैं। ठीक है, अगर ब्रेन लोब्स का अगर आपको अच्छे से पता करना है तो आप किस तरीके से पता कर सकते हैं, इस तरीके से अगर आप हाथ को आप रखेंगे, सारे लोग रखिएगा इस तरीके से, हाथ को क्रॉस में सारे लोग रखिएगा। हाँ, ये आपको अपनी आईब्रो पे ऐसे, आईब्रो के जस्ट ऊपर रख के ऐसे हाथ को जितना आप चौड़ा कर सकते हैं, चौड़ा करके फिंगर्स को आपको इस तरीके से रखना है। तो आपकी जो फिंगर्स जिस जगह कनेक्ट हुई हैं, आपकी जो फिंगर जिस जगह कनेक्ट हुई हैं, वो वहां पे आपके ब्रेन के लोब्स हैं, वहां पे आपके ब्रेन के लोब्स हैं। ठीक है, अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि मैंने ये ऐसे करने को क्यों बोला, मैंने ये ऐसे करने को क्यों नहीं बोला, है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो ब्रेन जो है कनेक्ट जो होता है, हमारा ये राइट हैंड जो है, राइट हैंड से हमारा लेफ्ट ब्रेन कनेक्ट होता है, हाँ, और लेफ्ट हैंड से हमारा राइट ब्रेन कनेक्ट होता है। ये क्रॉस, हाँ, ये ना क्रॉस में होता है। इसलिए क्या होता है, जब हम फिंगरप्रिंट्स किसी के लेते हैं, डीएमआईटी में जब हम फिंगरप्रिंट्स किसी के लेते हैं, तो जब आप जो है राइट हैंड का अगर फिंगरप्रिंट्स लेंगे तो उसकी रिपोर्ट जो शो होती है वो आपके लेफ्ट हैंड की साइड में शो होती है, और जब लेफ्ट हैंड के जो फिंगरप्रिंट्स लेते हैं उसकी रिपोर्ट जो शो होती है वो राइट हैंड में शो होती है, क्रॉस में होती है। ठीक है, और मैंने आपको इसलिए ऐसा बताया कि आपकी जो फिंगर जिस जगह आपकी कनेक्ट हुई है, आपकी फिंगर ब्रेन के जिस हिस्से में कनेक्ट हुई है, वहां पे आपके ब्रेन के अलग अलग लोब्स हैं, अलग अलग लोब्स हैं, है ना। अभी लोब्स के बारे में सिर्फ मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा, इनके नाम आपको बताना चाहूंगा, जैसे टेम्पोरल लोब्स, ऑसिपिटल, पैरिटल, फ्रंटल और प्रीफ्रंटल। यही आपके लेफ्ट में होते हैं, यही आपके राइट में होते हैं। ठीक है, और इसी के आधार पे ये हमें पता चलता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं, छोटे छोटे। अब वो न्यूरॉन्स जो है ना, वो न्यूरॉन्स का आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये लोब्स जो आपको दिख रहे हैं, इन्हीं लोब्स में वो न्यूरॉन्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो जिस लोब्स में जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, वो लोब्स आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और जिसमें कम न्यूरॉन्स होते हैं वो कम स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से जो है परसेंटेज जो है डिसाइड होती है कि किस लोब्स का कितना परसेंटेज है, किस लोब्स का कितना परसेंटेज है। मतलब अगर मैं बात करूं तो हमारी किस क्षेत्र में इंटेलिजेंसी ज्यादा है, किसमें कम है, ये हमें पता चलता है ना। तो इस ब्रेन लोब्स के बारे में जो है हम आगे जो है अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से चीजों को समझेंगे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, और रिपोर्ट में हमें क्या क्या जानने को मिलेगा, यही वहां पे डिटेल में यही सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है,
अब पेज नंबर 9 जो आपके सामने ओपन है, यहाँ पे आप देखेंगे एटीडी डिग्री एंड लर्निंग सेंसिबिलिटी, मतलब एटीडी एंगल दिख रहा है आपको पेज नंबर 9? दिख रहा है। हाँ हाँ जी, देखिए पेज नंबर 9 पे ये एटीडी एंगल जो लिखा हुआ है, एटीडी एंगल का मतलब क्या होता है कि एटीडी एंगल के ऊपर मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। देखिए जब अपना कुछ टाइम पहले की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड वार सेकंड जब क्लोज हुआ था, खत्म हुआ था वर्ल्ड वार सेकंड, उसके बाद में बहुत सारे देशों में जो है ये लड़ाइयां चल रही थी, कौन सा देश अच्छा, कौन सा देश ज्यादा आगे है, कौन सा देश कम है। जैसे रसिया की अगर मैं बात करूं, अमेरिका की अगर बात करूं, या और भी कंट्री की मैं बात करूं, ठीक है, कि कौन सा देश आगे है, कौन सा देश पीछे है। तो अब इसका फैसला कैसे हो कि कौन सा देश आगे है, कौन सा देश पीछे है? तो इसका फैसला वो इस आधार पर करते थे कि जब ओलंपिक्स के गेम्स होंगे तो ओलंपिक्स गेम्स में जिस कंट्री के सबसे ज्यादा मेडल आएंगे वो कंट्री आगे है, और जिसके कम मेडल आएंगे वो कंट्री पीछे है। ठीक है, तो ऐसा कंपटीशन हुआ करता था। तो क्या हुआ कि रशिया ने क्या इसका एक तोड़ निकाला, ज्यादा मेडल्स लेने के लिए उन्होंने एटीडी टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये आपके सामने जो एटीडी दिख रहा है, मैं इसको और जूम कर देता हूं क्योंकि आप इस तरीके से देख रहे हैं, मैं और जूम करके आपको दिखाता हूं ना। ये एटीडी इस तरीके से होता है। ये एटीडी डिग्री ना रसिया ने लेना स्टार्ट कर दिया है ना। अब एटीडी के आधार पर पता है वो क्या करते थे, मान के चलिए कि जब वो किसी का एटीडी एंगल लिया करते थे तो एटीडी एंगल पे ना एक डिग्री आता है, मतलब इस तरीके से हम एटीडी एंगल लेते हैं। हम आगे पूरा बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एटीडी लेते हैं। तो उस एटीडी के आधार पे हमें ये पता चलता था कि सामने जो व्यक्ति है, सामने वो उसकी सीखने की क्षमता कैसी है, मतलब उसके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं वो किस स्पीड में काम कर रहे हैं, मतलब कि वो एक फास्ट लर्नर है या फिर स्लो लर्नर है। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, जैसे किसी का अगर मान के चलिए 35 से नीचे एटीडी आता है, तो 35 से नीचे जिसका एटीडी आता है ना, उसकी बॉडी में एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, मतलब वो स्पोर्ट्स में जा सकता है, मतलब उसके सामने उसका एक्शन इतना फास्ट होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर 35 से, और उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया जिनका एटीडी एंगल 35 और 40 के आसपास है, मतलब कि वो लोग जो है उनकी बॉडी में एनर्जी बहुत अच्छी है और उनकी लर्निंग जो एबिलिटी है वो बहुत फास्ट है ना। तो इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया, और रसिया एक टाइम पे सबसे ज्यादा ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल लिया करती थी, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल, क्योंकि उन्होंने एटीडी लेना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और दूसरी कंट्री के पास मतलब ये सॉल्यूशन था ही नहीं कि एटीडी होता क्या है। ठीक है, या फिर किस तरीके से हम जो है एक सही प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो एटीडी जो है ना अपने आप में मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा टूल है, और एटीडी के ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया कि अगर 35 से कम अगर कोई एंगल निकल के आता है तो बहुत वो ज्यादा एक्टिव होता है, और ये बहुत ज्यादा हद तक चांसेस है कि वो हाइपर भी होता है, थोड़ा सा गुस्सा भी, मतलब गुस्सा भी उसको जल्दी आ जाता है। अगर 35 से 40 के बीच में तो वो भी मतलब एक्टिव होता है, उसकी लर्निंग एबिलिटी भी बहुत फास्ट होती है ना, फास्ट लर्नर होता है। अगर 40 से 45 के बीच में अगर वो जाता है तो एक एवरेज हो जाता है वो, कि वो आराम से सीखेगा, एक्सप्रेशन भी उसके आराम से होंगे। ठीक है, अगर 45 से 50 और 50 से ऊपर अगर चला गया तो फिर वो स्लो लर्नर हो जाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो उनको ना बार बार समझाना पड़ता है, बार बार चीजें बतानी पड़ती है, तब जाके उनको चीज समझ में आती है, और नहीं समझाओगे तो समझ में ही नहीं आएगा, मतलब एक बार में समझ में ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे पता है एटीडी हेल्प करता है कि बच्चा जो है उसका जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब एक पेज अब आपके सामने मैंने ओपन किया है, उसके बाद में अब ये है पेज नंबर 10, पेज नंबर 10। ठीक है, अब पेज नंबर जब 10 आप देखेंगे, ओपन हो गया पेज नंबर 10 आपके सामने। हाँ हाँ, देखिए पेज नंबर 10, ये पेज नंबर जो 10 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूरा जो काउंसलिंग जो हमारी है, सामने वाले को जो भी हम कंसल्ट करेंगे वो इसी पे डिपेंड है। तो हम आने वाले 7 दिन में सबसे ज्यादा जो फोकस करेंगे वो इसी चीज पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके ये 2 हाथ हैं, ठीक है, हमारी 10 उंगली है, और आप इसमें देखेंगे कि इसमें आपको 10 बॉक्स आपको दिखाई देंगे। आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। मतलब हर एक आपके जो हर एक फिंगर्स जो हैं
उनका पूरा बायोडाटा यहाँ पे दिया गया है सामने, ठीक है। हमारा ये राइट हैंड जो है ना, राइट हैंड, ये राइट हैंड का इस फिंगर से हमें क्या जानकारी मिलती है, इस फिंगर से हमें क्या पता चलता है, इस फिंगर से क्या पता चलता है, ये सारा कुछ आपके लेफ्ट जो आपका लेफ्ट हैंड का जो पोर्शन है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एबिलिटी, वो लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं थंब की बात करूं, मैं सबसे पहले राइट हैंड का अगर आप थंब लेंगे तो राइट हैंड के थंब में क्या छुपा हुआ है, इसके अंदर क्या है, वो हमें पता चल, वो कहाँ पे आपको दिखेगा, ये सामने ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एबिलिटी में, है ना, जो आपको 9.48% है, ठीक है। इसके बारे में डीप में बाद में बात करेंगे, अभी तो सिर्फ समझेंगे, ठीक है। तो राइट थंब का ये हमें पता चल गया। अगर फिर इसके बाद में इंडेक्स फिंगर की अगर मैं बात करूं तो इस उंगली में क्या राज छुपे हुए हैं, इसके राज क्या है, उसका पता कहां से चलेगा, ये उसके नीचे आप लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी जो देखेंगे आप, ठीक है, ये लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी जो है इससे पता चल, इस उंगली से पता चलेगा कि आपकी तर्क शक्ति कैसी है, आपकी कैलकुलेशंस कैसी है, ठीक है। उसके बाद अब आप बड़ी उंगली पे आ जाइए। जो बड़ी उंगली जो है हमारी, इससे हमें ये पता चलेगा कि आपके बॉडी के छोटे छोटे मसल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, आप कितना ज्यादा घर के अंदर एक्टिव हो, है ना, फाइन मोटर, इससे पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद में ये रिंग फिंगर जो है, रिंग फिंगर से हमें जानकारी होगी कि हमारी स्पीच कैसी है, कम्युनिकेशन कैसी है, हमारी लैंग्वेज एबिलिटी कैसी है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है लैंग्वेज एबिलिटी, ये ठीक है। और लास्ट जो हमारे सबसे पिंकी फिंगर जो है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब पिंकी फिंगर, कोई छिंगो भी बोलता है इसको। ये जो उंगली जो है, ये इससे पता चलेगा कि हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स कैसी है, ठीक है। हमारा ये राइट हैंड जो है, जो मैं आपके सामने खड़ा किया हूँ, ये राइट हैंड जो है, इसकी पूरी कहानी जो है ना, इसका पूरा जेरोक्स कॉपी कहाँ पे, आपके लेफ्ट हैंड में जो आपको रिपोर्ट में दिख रहा है, ठीक है। फिंगर वाइज सारी चीजें दी गई है कि इस फिंगर से क्या जानकारी मिलती है, इससे क्या मिलता है, इससे क्या मिलता है, इससे क्या मिलता है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं लेफ्ट हैंड की बात करूं तो लेफ्ट हैंड से किस फिंगर से हमें क्या जानकारी होती है, इसकी सारी चीजें यहाँ पे आपके रिपोर्ट में राइट हैंड में दी गई है। जैसे थंब से हमें जानकारी होगी कि आप लोगों को कितना अच्छा समझते हो, आपका इंटरपर्सनल एबिलिटी कैसी है, लोगों की फीलिंग को आप कैसा समझते हो। उसके बाद में इंडेक्स फिंगर की अगर बात करूं तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि हमारी इमेजिनेशन पावर कैसी है, हमारी प्लानिंग कैसी है, ये पता चलेगा। अगर मैं फिर इस बड़ी इस उंगली की अगर मैं बात करूं तो इससे ये पता चलेगा कि हमारे बॉडी के जो हैं बड़े मसल्स वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, वो पता चलेगा यहाँ से। अरे ये आगे बढ़ गए, हाँ। और इसके बाद में अगर मैं ये फिर से रिंग वाली अगर फिंगर पे आ जाऊं तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि जब हम किसी से बात करते हैं तो बोलने की कला हमारे अंदर, मतलब किस रिदम में बोलना है, किस टोन में बोलना है, वो कला हमारे अंदर कैसी है। आप कितने इमोशनल हैं, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। आपकी टोन कैसी रहेगी, रिदम कैसी रहेगी, वो यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिर लास्ट वाली जो हमारी छोटी फिंगर है सबसे, उससे ये पता चलेगा कि आपकी ड्राइंग कैसी रहेगी, आपकी पेंटिंग कैसी रहेगी, और आपकी देखने की क्षमता आपकी कैसी है, आपकी देखने की क्षमता कैसी है ना। तो हमारी ये 10 उंगली और 10 उंगली का हमें कहाँ से पता चलता है, पेज नंबर, हमारे रिपोर्ट में जो 10 पेज नंबर है यहाँ से हमें पता चलता है, ठीक है। उसके आधार पर जो है हम बच्चे को, स्टूडेंट को या पेरेंट्स को, किसी को भी एक प्रॉपर एक अच्छा गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके नीचे थोड़ा सा मैं आऊंगा तो आपको ये दिख रहा होगा, एक नंबर आपको दिख रहा होगा, टोटल फिंगर्स रिच काउंट, टोटल फिंगर्स रिच काउंट आपको ये दिख रहा है। अब ये 219 है, ठीक है। अब जिस बच्चे की ये रिपोर्ट है ना, बच्ची है 219। अब 219 आपका किस कैटेगरी में आता है, तो एक बार देखिएगा। अगर 60 से कम आता है तो उसके अंदर कोई पोटेंशियल है ही नहीं, मतलब उसको बार बार समझाना पड़ेगा, है ना। और 61 से 100 के बीच में आता है तो लो पोटेंशियल, 101 से 140 के बीच में आता है तो एवरेज पोटेंशियल है उसके अंदर, और 141 से 1 से 80 के बीच में आता है, 180 के बीच में तो अच्छा पोटेंशियल है, और 181 से 200 के बीच में आता है तो बहुत अच्छा पोटेंशियल है, और 201 से 220 तक अगर आता है तो वो एक्सीलेंट पोटेंशियल है। तो जिस बच्ची की ये रिपोर्ट है, नो डाउट कि वो बहुत ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट है, हर क्षेत्र में उसकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त होगी,
ठीक है। अगर मान के चलो परफॉर्मेंस अगर जबरदस्त अगर किसी बच्चे की नहीं है, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं उनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनको लाइफ में करना क्या है, तो वहां पे हम उनको एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे, ठीक है, यही हमारा काम है। तो रिपोर्ट का ये वाला पेज मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे वाले पेज पे चलते हैं। यहाँ से हमें बच्चे के पोटेंशियल के बारे में पता चल गया और हमें ये पता चल गया कि हमारे किस फिंगर्स में कितना पोटेंशियल है पर्टिकुलर सेक्टर में। इसके बाद में फिर आप इस रिपोर्ट से आपको जानने को मिलेगा कि लेफ्ट और राइट ब्रेन आपका किस तरीके से काम करता है, लेफ्ट और राइट ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्रेन दिखेंगे और ब्रेन का दो पार्ट आपको दिखेंगे, ठीक है। ये एक ब्रेन है और इसके दो पार्ट है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये भी हम सामने वाले को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपका लेफ्ट ब्रेन कितना काम कर रहा है और राइट ब्रेन कितना काम कर रहा है, ठीक है। इसके आधार पे हम लोग प्रॉपर गाइडेंस देंगे सामने वाले को, ठीक है। बहुत सारी चीजें यहाँ से जानकारी मिलती है। इसके बाद में आपके सामने जो है इनका नाम है डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर। ये अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है और इन्होंने जो है मल्टीपल इंटेलिजेंसी की खोज की थी। मल्टीपल इंटेलिजेंसी की इन्होंने खोज की थी, वो क्या है उसके बारे में बताऊंगा, है ना। इन्होंने कैसे जर्नी स्टार्ट की और इनकी थ्योरी कैसे DMIT के अंदर आई उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इन्होंने ये बताया था किसी के यहाँ पे आवाज आ रही है और माइक ऑन है, तो जिसके यहाँ पे आवाज आ रही है सिर्फ वही माइक को जो क्लोज बंद कर सकते हैं जिससे कि मुझे आवाज ना आए। जिसके यहाँ पे शोर हो रहा है तो आपसे निवेदन है कृपया आप माइक को जो है ऑफ कर लीजिए, है ना। तो और जिसके यहाँ से आवाज नहीं आ रही कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब देखिए अब बात हम लोग कर रहे थे ये किनकी, डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर की। तो इनके ऊपर ना मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा, कहानी, और ये कहानी सबको अच्छे से याद करना है क्योंकि ये कहानी आपको बार बार जरूरत पड़ेगी सुनाने के लिए। और ये एक रियल कहानी है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई मन से कहानी बता रहा हूँ, ये रियल कहानी है। रियल कहानी क्या है, मैं अगर बात करूं 1975 के आसपास, 97 या 75 के आसपास अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे एक बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन थे, बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन थे, है ना। वो मतलब बिलियनियर थे, अरबपति थे और बहुत ही मतलब उनकी चर्चे हर जगह थे। तो उस टाइम पे क्या है कि ये DMIT का एक चरम सीमा पे था, मतलब DMIT के विषय में लोगों को जानकारी हो रही थी और सब लोग मतलब अपना DMIT कर रहे थे। तो वो जो बिजनेसमैन जो थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना DMIT करवाया। मतलब उन्होंने करवाया क्या, उनकी कंपनी ने जो उनका DMIT किया। अब जब उनका DMIT टेस्ट हुआ तो उस रिपोर्ट में ये आया कि वो जो सक्सेसफुल पर्सन है, बिजनेसमैन है, उनका IQ तो बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा IQ उनका कम है। तो ऐसी कंपनी के अंदर खबर फैलने लगी कि इनका तो IQ कम है, फिर ये इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, इनको तो कंपनी चलाने का हक ही नहीं है, पता नहीं कैसे क्या चला रहे होंगे, कैसे क्या इनके प्रोडक्ट होंगे, है ना। तो ये ना एक नेगेटिव न्यूज ना मार्केट के अंदर बन गई कि इस कंपनी के ये मालिक हैं और इनका जो IQ है ना बहुत कम है। तो जब नेगेटिव खबर मार्केट के अंदर हुई तो उनका काम के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा। तो वहां के जो और भी जो कोर टीम में लोग थे उन्होंने बोला कि सर एक बार जो है जिन्होंने आपका DMIT किया है उनसे एक बार आप बात करके देखो कि ये होता कैसे, क्या मतलब कैसे पता चलता है, मतलब आपको इतने सफल बिजनेसमैन है तो आपका IQ कैसे कम हो सकता है। तो वो फिर उनके पास में गए और उन्होंने बोला कि आप DMIT किस तरीके से करते हैं मुझे बताइए, क्योंकि पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो उन्होंने बोला कि ऐसे फिंगरप्रिंट से ऐसे डीप पता चलता है। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। बोला कि तो आपके हिसाब से, बोला हमारे हिसाब से तो आपका IQ बहुत कम है और आप तो एक सफल बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते आप, क्योंकि आपको समझ ही नहीं है ना, कि कहाँ पे कैसा डिसीजन लेना है, क्या करना है ना, आपको तो कुछ जानकारी है ही नहीं। उन्होंने बोला अच्छा। तो उन्होंने फिर बोला ऐसा करना, आप पूरे कल मीडिया के साथ में आप मेरे ऑफिस में आओ, मीडिया के साथ में आप मेरे ऑफिस में आओ। तो फिर दूसरे दिन जो सारे जो जिन्होंने DMIT किया था, जो मीडिया थी, उनके ऑफिस में गई और उनके ऑफिस में जाने के बाद में ठीक है, अब फिर उन्होंने पूछा कि आपको लगता है मेरा IQ कम है, आप ना मुझसे जो भी जानना चाहते हैं, जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछिए, ठीक है। तो उन्होंने उनसे बहुत ज्यादा सवाल पूछे, बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे उन्होंने कोई सवाल पूछा उनसे, उन्होंने क्या है, अपनी सारे उनके असिस्टेंट जो है तैयार थे, उन्होंने एक एक को फोन घुमाया
और उन्होंने सबको बुलाया और उनसे बोला कि इनका ये सवाल है, इनका जवाब दो आप। जैसे उन्होंने कोई मैथ से रिलेटेड कोई सवाल पूछा, तो उनकी कंपनी में जो सबसे अच्छा टेक्निकल व्यक्ति था या जिसका मैथ बहुत अच्छा था, उसको फोन करके बुलाया और बुला के बोला कि आप इनके सवाल के जवाब दो। किसी ने फिर कुछ बोला तो फिर उन्होंने उस फील्ड का एक्सपर्ट को बुलाया और उनसे बोला कि आप इसका जवाब दो। ठीक है, तो मतलब कि उन्होंने पहले उसे पूरी ऐसी व्यवस्था करके रखी थी कि ये मुझसे कुछ भी पूछे, है ना, मेरे पास जितने भी मेरे फील्ड जितने भी एक्सपर्ट है, मैं उनसे जो है सारे क्वेश्चंस का जवाब उनको दिलवाऊंगा। ठीक है, तो फिर मीडिया के अंदर फिर ऐसी खबर आने लगी कि वो जो बिजनेसमैन है वो तो लायर है, चीटिंग करते हैं। मतलब वो जब उनका आईक्यू टेस्ट हुआ तो आईक्यू टेस्ट कम था, और ऊपर से जब उन्होंने जब मीडिया को बुलाया तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को तैयार करके रखा हुआ था अपने सवालों के जवाब देने के लिए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद उन्हीं बिजनेसमैन को एक बहुत बड़े कॉलेज के अंदर एक मतलब एक एनुअल फंक्शन पे बुलाया गया, स्पीच के लिए गेस्ट के रूप में बुलाया गया। ठीक है, तो जब वो गेस्ट के रूप में वहां पे गए तो फिर उन्होंने बोला कि ये मेरे पास मौका है कुछ बताने के लिए। तो उन्होंने बोला कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे गॉसिप कर रहे थे कि इनका तो आईक्यू लेवल कम है और इन्होंने पता नहीं बिजनेस को कैसे कर लिया, क्या कर लिया, और हो सकता है कि ये अपनी कंपनी को ठीक से ना चला रहा हो, बहुत कुछ हो सकता है, ऐसी उनके बारे में गॉसिप हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि देखिए मेरा चाहे आईक्यू कितना भी कम हो, लेकिन आप ये सोच के देखिए कि मेरा आईक्यू इतना कम है तब भी मैं इतना सफल बिजनेसमैन बना, आप इसको इस तरीके से लीजिए। तो वहां पे जितने भी लोग थे सारे मतलब शॉक हो गए कि हाँ यार, इस बात पे तो हमने ध्यान दिया ही नहीं कि इनका आईक्यू कम है ना, तब भी इन्होंने इतना सफल बिजनेस खड़ा कैसे किया, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कैसे किया। तो फिर इसके ऊपर एक पर्सन थे, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की, है ना, कि मतलब उन पर्सन के ऊपर कि यार इन्होंने कैसे आखिर बिजनेस को खड़ा किया जब भी इनका आईक्यू इतना कम है। तो फिर उसके बाद में फिर मिस्टर ये हॉवर्ड गार्डनर आए, फिर इन्होंने पूरी अपनी जो रिसर्च है इसी के ऊपर लगाई और फिर उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि हर इंसान के अंदर 8 तरीके की मल्टीपल इंटेलिजेंसी होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका आईक्यू कम है तो हो सकता है कि आपके अंदर दूसरी कोई इंटेलिजेंसी हो, है ना। आपका अगर इंग्लिश कमजोर है तो हो सकता है कि आपके अंदर कोई दूसरा आपके अंदर हुनर हो। अगर सही टाइम पे आपके हुनर का अगर पता चल जाए तो आप सोचो कि लाइफ में कितना आगे निकल सकते हो। हमारे पास 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसी है, और अगर इसमें से अगर एक भी किसी व्यक्ति के पास में है और अगर उसको ये पता चल जाए कि उसकी इंटेलिजेंसी ये है, तो लाइफ में कितना सफल हो सकता है इसकी हमने कल्पना कभी की भी नहीं होगी। ठीक है, और हम DMIT रिपोर्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जब सामने वाले को गाइडेंस देंगे तो उसको यही बताएंगे कि आपका हुनर क्या है, आपकी इंटेलिजेंसी क्या है, ऐसे कौन सा क्षेत्र है जिसमें आप सफल हो सकते हो, मतलब बहुत ही कम एफर्ट्स में सफल हो सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि अगर आपको आपके हुनर के बारे में पता नहीं होगा, आपकी काबिलियत के बारे में आपको पता नहीं होगा, तो लाइफ में आपको भटकना बहुत पड़ेगा, है ना। आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी आपका बर्बाद होगा, है ना। अगर आप DMIT टेस्ट करा लेते हैं तो आपको इतनी सारी चीजों के बारे में जानकारी होगी जिसके माध्यम से सफल होना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। तो हम उनको इस मल्टीपल इंटेलिजेंसी के बारे में बता सकते हैं, जिसके बारे में गौर से हम लोग करेंगे एक एक करके। अभी हम इससे बात भी करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंसी पे। फिर इस रिपोर्ट में हमें जानने को मिलता है, एक पेज आता है हमारे पास, पेज नंबर कौन सा है, 21। इस पेज नंबर 21 पे हमें जानने को मिलता है कि EQ लेवल क्या है। EQ का मतलब इमोशनल कोशेंट, मतलब आप इमोशनली कितने वीक हो, कितना स्ट्रॉन्ग हो। IQ लेवल आपका क्या है, आपका इंटेलिजेंस कोशेंट। उसके बाद आपका AQ कितना है, AQ मतलब आपका एडवर्सिटी कोशेंट, मतलब आपके सामने जब कोई सिचुएशन आती है तो आप उसको गिव अप करते हो या फिर उसका डटकर आप सामना करते हो, वो यहाँ से पता चलता है। जितने भी बच्चे क्या बड़े, किसी की मैं बात करूं, वो जितना ज्यादा अगर लाइफ के अंदर परेशान ज्यादा होते हैं, डिप्रेशन में अगर ज्यादा जाते हैं, गलत कदम उठाते हैं, उनका EQ लेवल काफी कम होता है। ठीक है, वो हमें यहाँ से जानने को मिलेगा। उसके बाद वो बच्चा जो है क्रिएटिव कितना है, CQ उसका कैसा है, वो हमें जानने को मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो इसके बारे में हम उनको गाइडेंस देंगे। और एक हमें ये जानने को मिलता है उसका एक्वायरिंग मेथड। एक्वायरिंग मेथड क्या होता है, जैसे कि मान के चलो कि ये DMIT जो रिपोर्ट जो है, अगर आपसे कोई ये पूछे
कि DMIT रिपोर्ट ये क्या चेंज होता है, ये बदलती है DMIT रिपोर्ट? तो आप उनसे बोलो कि DMIT रिपोर्ट कभी नहीं बदलती, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स कभी नहीं बदलते। ठीक है, ये एक फिंगरप्रिंट टेस्ट है। ठीक है, एक उंगली के हम लोग 3 प्रिंट लेते हैं, 10 उंगली के हम 30 प्रिंट्स लेंगे। ठीक है, ये प्रिंट्स के आधार पे एक रिपोर्ट आती है। ठीक है, तो ये फिंगरप्रिंट्स कभी बदलते नहीं है और ना ही कभी ये रिपोर्ट बदलेगी, रिपोर्ट हमेशा वही रहेगी। ठीक है, तो लेकिन आप बदल क्या सकते हो, उस पर बात आती है। तो ये एक्वायरिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि ये एक्चुअली ये होता है स्पेशली उसकी वो किस तरीके से सीख सकता है, और सीखने के अलावा एक इसके आधार पर हम लोग पेरेंटिंग टिप्स भी देते हैं कि पेरेंटिंग टिप्स क्या हो सकती है। जैसे मान के चलो जब आपने इस धरती पे जन्म लिया किसी व्यक्ति ने, तो उसके अंदर कोई ना कोई कमी तो होगी। वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा संपूर्ण हो, जीनियस हो। किसी ना किसी कमी के साथ में हर इंसान इस धरती पर जन्म लेता है, लेकिन उस कमी को दूर कैसे कर सकते हैं वो हम बताते हैं। वो यहाँ से पता चलता है कि वो बच्चा सीखेगा कैसे, उसकी सीखने की कला क्या है। ठीक है, मतलब एक घर में अगर 4 बच्चे हैं, तो क्या चारों बच्चे माँ बाप की बात मानते हैं क्या? नहीं मानते। 2 बच्चे तो माँ बाप की बात मानेंगे, लेकिन 2 नहीं मानेंगे। 2 बच्चे जो बात नहीं मानते वो माँ बाप की नजर में नालायक होंगे, और जो बात मानते हैं वो उनकी नजर में मेरे प्यारे बच्चे इस तरीके से होंगे। लेकिन वो चारों बच्चे तो उन्हीं के हैं, है ना। लेकिन माँ बाप को हमें ये बताना पड़ेगा कि चारों बच्चे का जो दिमाग है वो अलग अलग बना हुआ है। उन अलग अलग जो सबका दिमाग जो बना हुआ है, उस सबके हिसाब से अलग अलग रेमेडीज है, अलग अलग चीजें हैं, वो हम यहाँ से बताएंगे, है ना, कि बच्चा किस तरीके से सीख सकता है, बच्चे को किस तरीके का माहौल देना है। ठीक है, वो हम यहाँ से बताएंगे उनको। इसके बाद में फिर हम बताएंगे कि उनका लर्निंग स्टाइल क्या है। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 23 से हमें जानने को मिलेगा कि उनका लर्निंग पैटर्न क्या है, वो किस तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है, और यहाँ से हमारे कैरियर ऑप्शन स्टार्ट होंगे कि कैरियर बेस्ड हम गाइडेंस भी उनको प्रोवाइड करेंगे कि उनका कैरियर क्या हो सकता है, उनको किस कैरियर में जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक सही कैरियर काउंसलर भी अगर बन गए DMIT के माध्यम से, तब भी लोग ढूंढते ढूंढते आपके पास में आएंगे, लेकिन आपको इस चीज में बिल्कुल मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। तो कैरियर का हमें पता चलता है इस तरीके से। ये कैरियर का एक ग्राफ दिया गया है, कैरियर का ग्राफ है, और यहाँ पे लास्ट वाले ये लास्ट ही पेज मान के चलिए, यहाँ पे पूरा एक समरी लिखा पूरा दिया गया है। ठीक है ना। अगर आप बार बार रिपोर्ट को पेज को नहीं पलटना, तो आप यहाँ से सिंपल देख के आप जो है प्रॉपर एक उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रॉपर एक काउंसलिंग उनकी कर सकते हैं। और उसके बाद में ये काउंसलर रिमार्क के लिए आता है कि आप अगर उनको कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जो है उनको नोट डाउन करके दे सकते हैं, है ना, उनको। और उसके बाद में ये एक प्रॉपर एक पेज रहता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस लेते हैं। एक और मैं चीज आपको बता दूं कि अगर वैसे ये सारी चीज जो है मार्केटिंग में, तो मार्केटिंग वाला जो सेशन होगा उसमें मैं आपसे चर्चा करूंगा कि आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि हमारा बिजनेस जो आगे कैसे बढ़ेगा। हमने इन्वेस्टमेंट किया है, हमने फ्रेंचाइजी ली है, तो हमारा बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये पेज है ना, इसके माध्यम से भी हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता है। रेफरेंस के माध्यम से कैसे, जैसे मान के चलिए आपने पहले महीने आपने शुरू में 5 लोगों की आपने DMIT रिपोर्ट तैयार की और उनकी काउंसलिंग की। ठीक है, जब आप उन 5 लोगों को अच्छे से कंसल्ट करोगे, अच्छे से उनको रेमेडीज बताओगे, अच्छे से उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको बताओगे, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो काउंसलिंग होती है वो इतनी अच्छी काउंसलिंग होती है, इतनी जबरदस्त काउंसलिंग होती है कि एक पेरेंट्स हमको कम से कम 5-5 रेफरेंस दे के जाता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी से काउंसलिंग करेंगे तो आप उनसे बोलिएगा कि सर आपको जो पूछना है आप पूछिए, हम अपनी तरफ से सारी चीजें बताएंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम कोशिश करेंगे आपको एक अच्छा सॉल्यूशन हम आपको दे पाए, है ना। लेकिन सर अगर आपको हमारी काउंसलिंग अच्छी लगती है, हमारा गाइडेंस आपको अच्छा लगता है, तो आपसे निवेदन रहेगा कि कृपया आप हमें कम से कम 5 लोगों की रेफरेंस तो आप दीजिए, जिससे कि उन 5 लोगों को भी हम बता पाए कि DMIT क्या है और DMIT के माध्यम से कैसे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो 5 लोग जब शुरू में आपके पास आएंगे
और आपका अगर प्रॉपर आप अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज आपने ले ली, मास्टरी आपने ले ली और जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है वैसा आपने कर लिया, तो वो 5 लोग जो है ना अगले महीने आपको 25 लोग दे के जाएंगे। और फिर वो 25 से जब आप बात करेंगे, 25 को जब आप 25 में से हो सकता है कि कुछ लोग माने कुछ लोग ना माने। मैं बोलता हूँ कि 25 में से अगर 10 लोग भी आपसे DMIT कराते हैं, क्योंकि इतना रेशियो तो निकल के आता है जब हम किसी को सही तरीके से बताते हैं। तो मैं अपना पर्सनल अगर रेशियो बताऊं तो कम से कम 10 में से 8 लोग जो है DMIT कराते हैं। और DMIT क्यों ना कराएं, क्योंकि उनका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास में है, ठीक है। और आज हर पेरेंट्स जानना चाहता है कि बच्चे के अंदर काबिलियत क्या है उसकी, और वो किस फील्ड में उसको आगे बढ़ना है, उसकी पढ़ाई करने का तरीका क्या हो सकता है ना। तो मतलब अगर 10 व्यक्ति भी हमारे पास में DMIT कराते हैं, उनसे बिजनेस भी आपको मिला, और उन 10 लोगों से फिर आपके पास अगर करते हैं तो अगले नेक्स्ट मंथ के लिए आपके पास 50 लोग तैयार हैं, 50 लोग तैयार हैं, ठीक है। सो इस तरीके से भी हमारा बिजनेस बढ़ सकता है। हालांकि ये डिस्कशन जो है हम लोग करेंगे आगे। अभी मैं आपके सामने एक और पेज ओपन करना चाहूंगा, उसमें हम और आगे जाके देखेंगे। अब हम DMIT कुछ बेसिक्स को हम लोग समझेंगे कि DMIT के बेसिक्स क्या हैं। और आपके लिए एक तैयार करके तो रखा था। एक मिनट दीजिएगा, एक बार मैं देख लूं। चलिए फिर से मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, और अब जो है कुछ बेसिक्स को देखेंगे, है ना। थोड़ा सा आपको और भी जानकारी मिलेगी आपको। आपके सामने पेज ओपन हुआ? यस, हो गया, चलिए ठीक है। तो हाँ, इस पेज को अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको कुछ और भी DMIT के विषय में जानने को मिलेगा, ठीक है। मैं सिर्फ आज आपको इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ, तो ऐसा मत समझिएगा कि बहुत आपको अभी लगेगा कि यार इतनी सारी चीजें बता दी और हमें तो कुछ समझ में भी नहीं आया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 7 दिन हम एक एक चीज पर अच्छे से करेंगे, ठीक है। और बस आज मैं कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, है ना। तो ये PDF भी मैं आपको भेज दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो DMIT रिपोर्ट जो है एक्चुअल में क्या काम करती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, किस तरीके से क्या करती है। हाँ, तो देखिए DMIT जो है इसके माध्यम से माता पिता को ये जानने को मिलेगा कि बच्चे की जन्मजात प्रतिभा क्या है, बच्चे के सीखने का तरीका क्या है, ठीक है। और अगर इस एग्जांपल से मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे मान के चलिए कि एक क्लास में काफी सारे बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं एक क्लास के अंदर, और लेकिन 50 के 50 बच्चे जो है कभी फर्स्ट नहीं आते, या फिर किसी के 90% मार्क्स नहीं आते, ठीक है। उसमें से काफी सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि क्लास के अंदर फेल हो जाते हैं, पास होना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो वो किस कारण से फेल हुए हैं, ठीक है, और ऐसा क्या हमें करना चाहिए जिसके कारण वो एक अच्छी परफॉर्मेंस कर पाए, यही DMIT का काम है, ठीक है। मतलब जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे,
वो अच्छा किस कारण से नहीं कर रहे और किस कारण से अच्छा कर सकते हैं, यही DMIT का पूरा काम है। ठीक है, इसके अंदर वही, और इसके आगे अगर मैं बात करूं तो अभी इसमें हम लोग ये जानेंगे कि DMIT की हिस्ट्री क्या है, ठीक है, और उसके फिंगरप्रिंट्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और मल्टीपल इंटेलिजेंसी कौन कौन सी होती है। और इस ये जो सेशन है, ये जो स्लाइड जो है, इसको गौर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपसे बहुत सारी चीजें पूछने भी वाला हूँ, है ना। उनका लर्निंग पैटर्न क्या है और DMIT के बेनिफिट क्या है, ठीक है, डिस्क प्रोफाइल क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक जल्दी एक इंट्रोडक्शन होगा, और इंट्रोडक्शन के साथ में फिर हम क्लास को क्लोज करेंगे। फिर हम डिटेल में जो बात करेंगे वो कल हम एक एक चीज पे डिटेल में हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो मैंने जैसे अभी शायद आपको पूर्व में ही बताया होगा, एक डॉक्टर हार्ल्ड कमिंस थे, है ना, डॉक्टर हार्ल्ड कमिंस। इन्होंने जो है एक इसके ऊपर रिसर्च की थी, और रिसर्च करने के बाद में एक इन्होंने बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था फिंगरप्रिंट पाम एंड सोल्स, ठीक है। और इन्होंने मतलब ऑलरेडी इन्होंने काफी रिसर्च की थी एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, है ना, जेनेटिक के अंदर, ठीक है। रिसर्च करने के बाद में ये बुक्स लिखी थी। तो उस टाइम पे इनको मतलब इतनी अच्छी इनकी रिसर्च थी कि इनको फादर ऑफ डर्मेटोग्राफिक्स भी कहा जाने लगा, मतलब इनको DMIT का फादर कहा जाने लगा, DMIT का फादर, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करूं तो उसके बाद में फिर एक सन फ्रांसिस थे गैल्टन। गैल्टन जी ने भी रिसर्च की, इन्होंने भी एक बुक लिखी 89 मतलब 80 में जो है इन्होंने फिंगरप्रिंट्स के ऊपर रिसर्च स्टार्ट की, और 1892 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था फिंगरप्रिंट, ठीक है। आप सोच के देखिए मैं कब की बात बता रहा हूँ, मतलब 18th सेंचुरी की बात हम लोग कर रहे हैं, मतलब कितना पुराना DMIT है, ठीक है। तो उन्होंने भी फिंगरप्रिंट से एक बुक लिखी है जिसके बारे में मतलब बहुत चर्चा में थी वो बुक, और बहुत कुछ उस बुक से भी जानने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे इसके माध्यम, जैसे अगर इस स्लाइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, इस एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दो भाई थे जो कि बिल्कुल ट्विंस थे, जुड़वा भाई थे, ठीक है, एक विल्स और विलियम। अब इसमें से क्या है, एक ने ना रॉबरी करी, कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, और पुलिस ना दूसरे वाले को पकड़ के ले गई, पुलिस दूसरे वाले को पकड़ के ले गई। और तो लेकिन वो बोल रहा था कि मैं तो जो हूँ मैं तो हुई नहीं, मैंने तो किया ही नहीं है, ये क्राइम तो मैंने किया नहीं है, क्राइम तो मेरे जुड़वा भाई ने किया है। तो पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये विल है या विलियम है, कैसे पता चले। तो फिर उन्होंने जब उनको इस थ्योरी के बारे में पता चला, फिंगरप्रिंट्स के बारे में, तो उन्होंने दोनों लोगों के फिंगरप्रिंट्स लिए, और फिंगरप्रिंट्स लेते ही ये पता चल गया कि किसने क्राइम किया था, कौन विल है कौन विलियम है। इसका मतलब क्या हुआ कि फिंगरप्रिंट जो है कभी भी किसी के एक जैसे नहीं होते, कभी भी किसी के, चाहे वो ट्विंस हो या फिर ट्विन से भी ज्यादा जो भी हो, ठीक है, फिंगरप्रिंट कभी भी किसी के मैच नहीं करते, है ना। आगे अगर हम बात करें तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये DMIT जो है मतलब ये कितना साइंटिफिक है और कितना मतलब इसकी हिस्ट्री, मतलब कितना हिस्ट्री क्या है इसकी, तो आप इसको बोल सकते हैं कि DMIT जो है कम से कम 200 साल पुराना विज्ञान है, और ऑलरेडी ये मेडिकल साइंस के अंदर यूज किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी जेनेटिक में यूज किया जाता है, और ऐसे काफी सारे साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, ठीक है। एक्चुअली DMIT है क्या, मैं आपको बताया, तो DMIT जो है ना एक स्टडी है, एक आपके फिंगरप्रिंट, और फिंगरप्रिंट में ये लाइंस जो बनी रहती है इसे रिचेस बोलते हैं, इसकी स्टडी है। DMIT आपके रिचेस की स्टडी और आपके ब्रेन लोब्स की स्टडी है, उसको बोलते हैं। अगर किसी को, अगर आपको समझाना है, अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं, एक वे में समझाना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि DMIT जो है फिंगरप्रिंट, एक DMIT स्टडी है आपके फिंगरप्रिंट और आपके ब्रेन लोब्स, है ना। सिंपल वे में आप एक लाइन में बोल सकते हैं, है ना। तो वहां से भी उनको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज है DMIT। और अब हम देखेंगे थोड़ा सा कि ये फिंगरप्रिंट ये जो है वो कैसे बनते हैं, किस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 19 वीक लिखा है, ये थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो इसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो धीरे धीरे बॉडी के सारे पार्ट्स जो है डेवलप होते हैं। तो 13 हफ्तों से जो 21 हफ्ते का जो टाइम पीरियड होता है,
13 हफ्तों से 21 हफ्ते का जो टाइम पीरियड होता है, उस बीच में बच्चे के जो फिंगरप्रिंट डिजाइन होते हैं और उसी बीच में बच्चों का ब्रेन भी डिजाइन होता है। ये दोनों चीज जो है ना साथ ही साथ में होती है, ठीक है। आप देखेंगे कई सारे ऐसे बच्चे अमेरिका के अंदर कुछ साल पहले पैदा हुए थे जिनके प्रॉपर ब्रेन नहीं थे, उनके ब्रेन ना आधे थे, आधे अधूरे ब्रेन थे, तो उनके ना फिंगरप्रिंट्स भी प्रॉपर नहीं थे, है ना। आप देखना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे रहते हैं, मंदबुद्धि जिनको बोला जाता है, उनके कभी आधार कार्ड नहीं बनते क्योंकि उनके प्रॉपर फिंगरप्रिंट्स होते ही नहीं है, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट्स उसी के होते हैं जिसका ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप है ना। कुछ ही एक्सीडेंटल लोग होते हैं जिनका ब्रेन भी अच्छे से डेवलप है, उनके प्रॉपर फिंगरप्रिंट्स नहीं है। तो फिंगरप्रिंट्स जो डिजाइन होते हैं, एक तो जो माता पिता के जो जीन्स होते हैं उसके आधार पे, वो किस तरीके से खाना खा रहे हैं न्यूट्रिशन के आधार पे, और जो भी उनका ब्लड प्रेशर है उसके आधार पे, है ना। उनके दिमाग में उस टाइम पे कैसे ख्याल आता है, वो क्या देख रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं, उसके माध्यम से जो है ना आपके फिंगरप्रिंट डिजाइन होते हैं। और फिंगरप्रिंट और ब्रेन का डेवलपमेंट साथ ही साथ में होता है। तो जब हम फिंगरप्रिंट लेते हैं तो हमें उससे ये पता चलता है कि हमारा ब्रेन किस तरीके से वर्क कर रहा है और कौन ब्रेन के किस पार्ट में कितनी इंटेलिजेंसी है, या फिर कौन सा पार्ट जो है ब्रेन का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अब ये फिंगरप्रिंट, अब सवाल ये आता है क्या ये फिंगरप्रिंट्स मतलब मनुष्य के ही होते हैं, इंसान के और किसी के भी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डॉग बना हुआ है, उसके पिक्चर भी बना हुआ है। तो ये फिंगरप्रिंट्स ना जानवर के अंदर भी होते हैं, बस जानवर जैसे डॉग है तो डॉग के ना नोज पे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ठीक है। किसी के नोज पे हो सकते हैं, हो सकता है किसी के पाम में हो, पंजों में हो, या किसी के कहीं, लेकिन हर किसी के कोई ना कोई फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो जानवर हो या फिर इंसान हो, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा अपन एक देख लेते हैं कि फिंगरप्रिंट कितने टाइप के होते हैं। तो जितने भी लोग दुनिया के अंदर हैं, या फिर जितने भी लोग आपको मिलेंगे, या फिर आप अगर मैं बात करूं आपकी भी, है ना, आप भी जो है, तो ये जो कुछ इसमें डिवाइड तीन मतलब कह सकते हैं कि 3 क्लासेस में डिवाइड की गई हैं चीजें। कि पहली जो क्लास है वो लूप है, सेकंड वर्लो, फिर आर्च है। इसमें एक और होता है लास्ट में, वो होता है एक्सीडेंटल, वो बहुत ही कम केसेस में होता है। तो अधिकतर 60 to 65% जो पॉपुलेशन जो है उनके फिंगरप्रिंट्स जो है ना वो लूप में होते हैं। लूप में क्या है आगे हम चर्चा करेंगे। और 30 to 35% जो होते हैं वो वर्ल में होते हैं, और 5% आर्च होते हैं। इसको आर्क भी बोलते हैं, आर्च भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिंगरप्रिंट्स जो है डिवाइड होते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा आपको रिचेस दिख रहे होंगे, ठीक है, इसमें कुछ आपको दिख रहा है, मार्क्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट, इससे ये पता चलता है कि आपके ब्रेन की स्ट्रेंथ क्या है ना। प्रॉपर इनकी स्टडी होती है, प्रॉपर इनकी काउंटिंग होती है, उसके आधार पे हमें जानकारी होती है, ठीक है। और ये पेज की अगर मैं बात करूं, इस पेज पे जनरली एक इंट्रोडक्शन दिया गया है कि फिंगर्स के, आप देखोगे अपनी उंगली के अंदर जो रिचेस जो है वहां पे आपको काफी सारी लाइन मिलेगी। कुछ लाइन आपको कंप्लीट मिलेगी, कुछ लाइन आपको आधी अधूरी मिलेंगी, कुछ आपको छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, है ना। तो उनको क्या कहा जाता है वो इसके अंदर दिया गया है ना। जैसे एक जो है अगर मैं बात करूं तो ये 2 लाइन इस तरीके से आती है और फिर एक लाइन यहाँ से इस तरीके से चली जाती है, इसको बोलते हैं बाइफरकेशन, ठीक है। और एक लाइन जब आ रही है तो ये यहाँ पे बीच में ये छूट गई है तो इसको बोलते हैं रिच एंडिंग। एक शॉर्ट रिच होती है जो छोटे छोटे टापू टाइप के होते हैं वो, ठीक है। और 2 लाइन जाके जब किसी एक लाइन से मिलती है तो उसे एनक्लोजर कहा जाता है ना। एक पॉइंट जो होता है उसे आइसलैंड कहा जाता है। तो ये वैसे आपके काम के नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितनी ज्यादा हमें जानकारी होगी उतनी ज्यादा हम सामने वाले से क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और उनको इम्प्रेस कर सकते हैं अपनी बातों से, ठीक है। जस्ट वो ये मिस्टर हार्वर्ड गार्डनर आ गए, ठीक है, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंसी की खोज की थी, ठीक है। लेकिन अब मल्टीपल इंटेलिजेंसी को थोड़ा सा हम अच्छे से जानने की हम लोग कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो पता है आगे हम क्या जानने वाले हैं? आगे हम ये जानने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मेरे साथ लाइफ जो ऐसा क्यों कर रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मुझे लाइफ में कोई सेकंड चांस मिलेगा, है ना। क्या मैं अपनी, मेरी जो कमियां जो है, मेरी जो वीकनेस जो है, क्या मैं उसे स्ट्रेंथ में कभी बदल सकता हूँ, क्या मैं कभी सक्सेस होऊंगा। काफी सारे लोगों के मतलब मन में यही सवाल हमेशा होते हैं। मोस्ट ऑफ पीपल, हर किसी के मन में यही सवाल होते हैं कि मतलब मैं करूंगा क्या लाइफ में, है ना, मेरी कमियां कैसे दूर होंगी, मैं सफल कैसे बनूंगा। तो इसका सॉल्यूशन हमें डीएमआईटी के माध्यम से मिलता है और मल्टीपल इंटेलिजेंसी के माध्यम से मिलता है, ठीक है। तो हम कुछ लोगों को देखते हैं, ठीक है,
जो कि जिनको जो है दुनिया वालों ने नकार दिया था कि ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी काबिलियत को पहचाना, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना और दुनिया में उन्होंने अपने नाम किया। अल्बर्ट आइंस्टीन को सारे लोग जानते ही हैं और उनके बारे में कहा जाता था कि वो उनका आईक्यू लेवल कितना कम था या फिर कितने वो मंदबुद्धि बालक थे, लेकिन आप देखेंगे कि इन्होंने कितने बड़े-बड़े आविष्कार किए, कितने बड़े-बड़े आविष्कार किए। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिख आपको बताना चाहूंगा। मुझे एक बार बताएं, आपको वीडियो दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको जो मैं स्क्रीन शेयर की है वो? ठीक है, तो अब 2-4 अपन एग्जांपल देखेंगे। मैं आपको 2-4 एग्जांपल बताना चाहूंगा। जैसे एक ये डेरेक प्राविसनी है ना, डेरेक प्राविसनी, ये ना बचपन से अंधे थे, ये ना बचपन से अंधे थे, लेकिन अंधे होने के बावजूद भी ये क्या करते थे, ये पियानो जो है ना, पियानो बजाते थे। अंधे होने के बावजूद भी पियानो मतलब बजाते थे। अब ये अंधे क्यों थे? क्योंकि इनका जो है मतलब जन्म जो है मतलब जन्म पहले टाइम से पहले हो गया था और इनका जो मतलब वेट जो था काफी कम था, जिस कारण से इनके ब्रेन तक जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया और ये क्या है, अंधे हो गए। ठीक है, लेकिन फिर भी अंधे होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी कान से सुन के ये पियानो बजाना स्टार्ट किया 4 साल की उम्र में, और 9 साल की उम्र में इन्होंने एक बहुत बड़ा एक अपना एक कह सकते हैं कॉन्सर्ट किया अपना, बहुत बड़ा एक कॉन्सर्ट किया जिसमें बहुत दूर दूर से लोग आए। ठीक है, अंधे होने के बावजूद भी इन्होंने कान से सुनकर पियानो को सीखा और एक सफल पर्सन बने और एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट भी इन्होंने किया। ठीक है, अगर मैं बात करूं आगे तो ये ओलोंजो है और इनका भी ये सीढ़ियों से गिर गए थे और सीढ़ियों से गिरने के बाद में इनके ब्रेन पे चोट आने के कारण इनका आईक्यू कुछ इस तरीके से कम हो गया कि इनको कुछ भी समझ में नहीं आता था। मतलब आप इनसे नाम पूछो, नाम नहीं बता पाएंगे कुछ भी क्या। लेकिन पता है इनके अंदर एक खासियत क्या थी कि अगर ये किसी की कोई भी मूर्ति देख ले या किसी जानवर को देख ले, किसी जानवर को देख के वो उसकी हूबहू वैसी मूर्ति बना दिया करते थे, है ना, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके की मूवी ये बना दिया करते थे। तो आप सोचो कि इन्होंने ये सब किया। ठीक है, उसके बाद में हम कुछ और लोगों को देखेंगे, जैसे बहुत सारे लोग एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनते हैं, है ना, और जिनको हम सुनते हैं हमारा मनोरंजन भी करते हैं। ठीक है, कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन करते हैं, है ना, आर्किटेक्चर्स बनते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो होते हैं जो कि घूमना फिरना जिनको पसंद होते हैं, जो कि जिनको नेचुरलिस्ट भी हम लोग कह सकते हैं, और बहुत सारे लोग आर्टिस्ट बनते हैं, बहुत सारे लोग एक अच्छा डिजाइनर बनते हैं, कुछ लोग डांसर बहुत अच्छा बनते हैं, है ना, ये द्वारा आर्टिस्ट की कैटेगरी में ये आ गए। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है कि ये सारे लोग जो है ना कुछ जीवन में मतलब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, सफल बिल्कुल हो सकता है और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल होता है। कोई अच्छा म्यूजिशियन बनता है, कोई कुछ बनता है, इसका मतलब ये कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई काबिलियत होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंसी पे कि हमारे अंदर कौन कौन सी मल्टीपल इंटेलिजेंसी है या फिर जो एक थ्योरी जो है वो क्या है। ठीक है, तो 8 तरीके की सबके अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, जिसके आधार पे अगर व्यक्ति अपनी काबिलियत को पहचान जाता है तो वो सफल इंसान बन जाता है। अब कौन कौन सी इंटेलिजेंस होती है उसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, कुछ लोग जो है वो वर्ड स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग नंबर स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग पिक्चर स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग बॉडी स्मार्ट होते हैं, कुछ म्यूजिक स्मार्ट, कुछ पीपल स्मार्ट, कुछ सेल्फ स्मार्ट और कुछ नेचर स्मार्ट। एक एक करके इनको देखते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई अगर वर्ड स्मार्ट है, जिसको कहा जाता है अगर कोई जिसका लिंग्विस्ट रिपोर्ट के अनुसार तो वो लिंग्विस्टिक उसका बहुत हाई होता है। तो अब यहाँ पे मैं आप सबसे एक एक करके जानना चाहूंगा, है ना, मुझे आप अपनी तरफ से कोई भी बता सकते हैं। अगर कोई पर्सन शब्दों का जादूगर है, वर्ड स्मार्ट है, ठीक है, तो वो लाइफ में क्या क्या कर सकता है या फिर क्या क्या बन सकता है, कोई बताना चाहेंगे? आप में से बताना सबको कुछ ना कुछ तो बताना ही है। अगर कोई शब्दों का जादूगर है तो उसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं, किसी को जानते हो आप बताइए। हाँ,
तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, जैसे मान के चलिए कोई इंसान जो है ना वो वर्ड स्मार्ट है, शब्दों का जादूगर है ना, उसका लिंग्विस्टिक बहुत अच्छा है। तो जो व्यक्ति शब्दों का जादूगर है, जिसके अंदर बोलने की कला है, वो इंसान के पास कैरियर ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, वो लाइफ में क्या क्या कर सकता है वो? बताइए। टीचर बन सकता है एक अच्छा, हाँ और बोलने की कला। बिजनेसमैन बन सकता है एक अच्छा, हाँ। और एक अच्छा, आप अभी किसी पर्सन को जानते हैं जो कि शब्दों का जादूगर हो, वर्ड स्मार्ट हो? किसी ऐसे पर्सन को आप जानते हो जिसके अंदर नहीं। शब्दों की कला? नहीं जानते आप? आप नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर? हाँ, क्या आपको लगता है उनके अंदर बोलने की कला नहीं है, शब्दों के जादूगर नहीं है वो? है तभी हाँ को काबू में करें। ये, हाँ, तो वो शब्दों के जादूगर हैं। मतलब आप ये सोचो कि अगर आप वर्ड स्मार्ट हो, किसी के अंदर अगर ये काबिलियत है, तो उसके पास कितने सारे कैरियर ऑप्शन है। मतलब वो स्पीच बहुत अच्छी दे सकता है, किसी को अपनी बातों से कन्विंस कर सकता है, ठीक है, एजुकेशनल सेक्टर में वो जा सकता है, बहुत सारी चीज कर सकता है, ठीक है। मतलब वो टीचिंग, जैसा कि आपने कहा, वो टीचिंग भी बहुत अच्छी कर सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा काम कर सकता है जहाँ पे उसका ये काम हो कि सामने वाले को ये शब्द समझाना है, ये चीज समझाना है, वो समझा देगा, ठीक है। तो वर्ड स्मार्ट जो है ना वो इस तरीके से होते हैं। आप जैसे मान के चलिए कोई मतलब रीजनिंग स्मार्ट है, नंबर स्मार्ट है, तो वो क्या कर सकता है? वो मतलब अकाउंटेंट बन सकता है ना, एक अच्छा एनालिस्ट बन सकता है, ठीक है, और कंप्यूटर टेक्नीशियन का काम कर सकता है, प्रोग्रामर बन सकता है, एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है, ठीक है, एक लॉयर बन सकता है, ठीक है। लॉयर के साथ में और क्या बन सकता है? अगर कोई जिसका मैथ्स बहुत अच्छा हो, कैलकुलेशन अच्छी हो, वो क्या कर सकता है? वो साइंटिस्ट बन सकता है वो। साइंटिस्ट बन सकता है वो, बैंकर हो सकता है। बैंकर हो सकता है वो, लॉयर हो सकता है वो, प्रोफेसर हो सकता है एक कॉलेज में एक अच्छा। हाँ, कॉलेज में ऑफिसर हो सकता है, सीए हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है ना। मैनेजर हो तो सकता है कहीं का। मैनेजर हो सकता है। देखिए, मैनेजर तो ऐसा है कि जरूरी नहीं कि मैनेजर जो है उसको ये नंबर से उसके अच्छी, मतलब मैथमेटिकल स्मार्ट हो, लॉजिकल स्मार्ट हो। एक मैनेजर वो मैनेजमेंट भी अच्छा कर सकता है। तो मैनेजर तो जरूरी नहीं कि एक मैथ्स वाला जो अच्छा जो पर्सन है वो मैनेजर ही हो, ठीक है। उसकी स्पेशलिस्ट जो है ना वो दूसरी फील्ड में होगी, जैसे अकाउंटेंट, कंप्यूटर इंजीनियर बन जाएगा वो, ठीक है, और लॉयर बन जाएगा, साइंटिस्ट बन जाएगा। तो जो जिनका मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग जो होता है, जिनका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है, मतलब जिनको नंबर स्मार्ट बोलते हैं, वो लोग ऐसी फील्ड में आराम से सफलता ले सकते हैं। मैनेजर तो मैनेजमेंट वाला व्यक्ति कोई भी बन सकता है, आगे हम उसकी बात करेंगे। अब जैसे कि मान के चलो कोई पिक्चर स्मार्ट है, तो पिक्चर स्मार्ट वाला क्या कर सकता है? वो एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, एक अच्छा आर्किटेक्चर बन सकता है, इंटीरियर डिजाइनर बन सकता है, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स कर सकता है, ठीक है, और एक अच्छा ट्रक ड्राइवर भी बन सकता है, क्योंकि उसको पिक्चर स्मार्ट है ना, उसकी उसको देखने की कला बहुत अच्छी है। मतलब शीशे में देख के पता कर लेगा कि कौन सी गाड़ी कितने डिस्टेंस पे आ रही है ना। फोटोग्राफर बन सकता है ना, स्केच आर्टिस्ट बन सकता है, इतनी सारी चीजें हैं उसके पास में, ठीक है। अगर मान के चलो कोई बॉडी स्मार्ट है, जिसका काइनेस्थेटिक बहुत अच्छा है, तो बॉडी स्मार्ट वाला क्या हो सकता है? एक अच्छा एथलीट बन सकता है, डांसर बन सकता है, ठीक है, एक्टर बन सकता है ना, मॉडल बन सकता है। मॉडल बन सकता है ना, किसी ना किसी डिफेंस, वो डिफेंस में जा आर्मी में सकता जा है, फोर्स, सकता है। हाँ, फोर्स में जा सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर स्टेमिना अच्छी है, तो उसको बोलते हैं बॉडी स्मार्ट, ठीक है। अगर मान के चलिए कोई म्यूजिक स्मार्ट है, किसी मान के देखिए हम ये मान के चलते हैं कि एक बच्चा है, उसके अंदर सिर्फ एक ही इंटेलिजेंसी है, बाकी इंटेलिजेंसी सब उसकी जीरो है। तो एक ऐसा बच्चा है जिसके अंदर म्यूजिक स्मार्ट है, मतलब म्यूजिकल एबिलिटी उसके अंदर बहुत अच्छी है, उसको बोलते हैं म्यूजिक स्मार्ट। तो वो बच्चा लाइफ में क्या क्या कर सकता है? सिंगर बन सकता है। हाँ, म्यूजिक कंपोजर बन सकता है, गाने लिख सकता है ना, और रिकॉर्डिंग साउंड इंजीनियर बन सकता एडिटर, है, हाँ, साउंड एडिटर बन सकता है, हाँ, पब्लिशर। पब्लिशर, म्यूजिक पब्लिशर,
म्यूजिक पॉल्यूशन बन सकता है। मतलब आप सोचो कि अगर किसी बच्चे के अंदर कोई दूसरी कोई काबिलियत नहीं है, अगर उसके अंदर सिर्फ ये भी एक काबिलियत है, तो भी वो क्या क्या लाइफ के अंदर कर सकता है। ठीक है, अगर मान के चलो कोई पर्सन है जो कि प्यूपिल स्मार्ट है, जिसको बोलते हैं इंटरपर्सनल, तो वो क्या बन सकता है? वो एक अच्छा लीडर बन सकता है, वो एक अच्छा मैनेजर बन सकता है, वो मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को बहुत अच्छे से समझ सकता है, उनके साथ में कनेक्ट बहुत अच्छे से हो सकता है, एक अच्छा कोच बन सकता है, एक अच्छा काउंसलर बन सकता है, एक अच्छा एचआर मैनेजर बन सकता है, एक अच्छा टीचर बन सकता है, और सबसे बड़ी बात कि एक अच्छा सेल्समैन भी बन सकता है। अगर कोई सिर्फ इंटरपर्सनल है तो सिर्फ उसके अंदर इंटरपर्सनल वाली काबिलियत है, बाकी काबिलियत सारी जीरो है, तभी वो लाइफ में क्या क्या कर सकता है। ठीक है, और अगर कोई सेल्फ स्मार्ट है तो ठीक है, सेल्फ स्मार्ट मतलब क्या होता है कि वो खुद को बहुत अच्छे से समझ सकता है, खुद के हर वो डिसीजन जो खुद से रिलेटेड है बहुत अच्छे ले सकता है। तो वो क्या कर सकता है? अब ये सवाल है, अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि सेल्फ स्मार्ट है, सेल्फ स्मार्ट मतलब ये कि वो खुद को बहुत अच्छे से समझ सकता है, तो लाइफ में वो क्या क्या कर सकता है, बताइए। DMIT काउंसलर बन सकता है। डीएमआईटी काउंसलर तो बन ही सकता है, वो तो कोई भी बन सकता है। और क्या कर सकता है? फाइनेंस मैनेजर, प्रोग्राम प्लानर। मतलब पता है वो ऐसे काम, हाँ वो ऐसे काम कर सकता है जो जिसमें कि लोगों से ज्यादा कनेक्ट ना होना पड़े, एक जगह बैठने वाला काम। ठीक है, जैसे कि जो सेल्फ स्मार्ट है, जैसे आज की अगर मैं बात करूं, अगर कोई पर्सन सेल्फ स्मार्ट है तो वो ना डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छी कर सकता है, जो आजकल एक बूम पे है ना। डिजिटली जो प्लेटफॉर्म जो है ना, उसमें अधिकतर ऐसे ही लोग काम कर रहे हैं जो कि सेल्फ स्मार्ट है, जो कि अपने कमरे में बैठ के, घर पे बैठ के इतने बड़े पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं, इतनी अच्छी सक्सेस भी ले रहे हैं, है ना। वो ज्यादा लोगों से नहीं मिलते, वो सिर्फ अपना काम करते हैं, पूरा नेट से काम करते हैं अपना सारा कुछ। ठीक है, और राइटर बहुत अच्छा बन सकते हैं, ठीक है, कंसल्टेंट अच्छे से कर सकते हैं, और पर्सनल काउंसलर बन सकते हैं, है ना। और अगर मैं बात करूं तो किसी भी कंपनी के अंदर फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम है वो अच्छे से संभाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंस वालों को ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, वो एक जगह बैठ के काम करते हैं। ठीक है, टेक्नीशियन बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारे काम है जो वो कर सकते हैं अगर कोई सेल्फ स्मार्ट है तो। और उसके बाद में अगर कोई नेचर स्मार्ट है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो टूर गाइड बन सकते हैं, टूर गाइडर जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, और मतलब कैंप काउंसलर जो होते हैं कि किस तरीके से आपको घूमना चाहिए, है ना, वो भी रिकमेंड कर सकते हैं। और आर्किटेक्चर बन सकते हैं, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने काम है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं वो, है ना। आयुर्वेदा साइंस में वो जा सकते हैं, है ना। और बहुत सारी लाइन है, मतलब नेचर से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वो पर्सन वो काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में लर्निंग पैटर्न के, देखिए किसी भी इंसान की तीन तरीके होते हैं सीखने के, या फिर वो विजुअल तरीके से देखकर सीखेगा, सुनकर सीखेगा, या करके सीखेगा। ये तीन तरीके हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि सामने वाला जो है वो किस तरीके से सीखेगा, तो वो आराम से सारी चीजों को सीख सकता है। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम लगभग हो गया है ज्यादा, और नहीं तो आप हो जाओगे बोर। ठीक है, अभी मैं जल्दी जल्दी बात करता हूँ कि डीएमआईटी जरूरी क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर साल कम से कम 11 से 12,000 बच्चे सुसाइड करते हैं। 11 से 12,000 बच्चे सुसाइड करते हैं सिर्फ पेरेंट्स के प्रेशर में आके, पढ़ाई के प्रेशर में आके, और मतलब कह सकते हैं कि आजकल सोशल प्रेशर भी इतना होता है, उसके प्रेशर में आके सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे डीएमआईटी उनको हेल्प कर सकती है। ठीक है, डीएमआईटी जो है ना क्या कर सकता है कि आपका पैसा बहुत बचा सकता है, आपका जो समय वेस्ट हो रहा है वो आपको बहुत बचा सकता है। ठीक है, माता पिता और बच्चों के बीच में रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने में डीएमआईटी का एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हाथ है ना। माता पिता के बीच में, बच्चे के बीच में रिलेशंस बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कर सकता है, और डीएमआईटी के माध्यम से बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा बिल्डअप होता है, और बच्चा जो है ना एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकता है, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो डीएमआईटी खुद के लिए डीएमआईटी क्या कर सकता है। जैसे अगर आप अपना डीएमआईटी कराते हैं, या कोई भी पर्सन डीएमआईटी कराता है, तो वो ये जान सकता है कि मेरा राइट कैरियर क्या हो सकता है। ठीक है, मेरा राइट जो पाथ है, रास्ता है, वो क्या है। ठीक है, उसके बाद में ऐसे कौन से काम है जो मैं बहुत अच्छे कर सकता हूं बिना किसी
डर के बिना किसी रुकावट के। उसके बाद में मेरी लर्निंग स्टाइल क्या है, मेरी लीडरशिप स्टाइल क्या है, मैं किस तरीके से लोगों को लीड कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं अपने रिलेशंस किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, और मैंने अगर कोई ड्रीम बनाया है, मैंने कोई गोल बनाया है, तो उस गोल को मैं किस तरीके से अचीव कर सकता हूँ, ये DMIT के माध्यम से पता कर सकते हैं। और खुद के डेवलपमेंट के लिए सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या क्या हो सकते हैं वो पता कर सकते हैं, और उसके माध्यम से उन्होंने कोई अगर प्लान बनाया है, कोई ड्रीम बनाया है, तो उसको जल्दी से जल्दी किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, ये आप पता कर सकते हैं DMIT के माध्यम से, ठीक है। DMIT पता है, DMIT खुद के लिए भी नहीं, DMIT जो है कॉर्पोरेट में जो लोग हैं उनके लिए भी हो सकता है। मान के चलिए कॉर्पोरेट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप बता सकते हैं कि DMIT के माध्यम से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी कंपनी के लिए कौन सा राइट एम्प्लॉय है, कौन सा राइट पर्सन है आपकी राइट जॉब के लिए, राइट पर्सन राइट जॉब के लिए, ठीक है। और आप एम्प्लॉय की स्क्रीनिंग भी कर सकते हो कि एम्प्लॉय आपके काम का हैवी या फिर नहीं है, उसके अंदर पोटेंशियल क्या है, एम्प्लॉय के अंदर मैक्सिमम कितनी एफिशिएंसी है उसके अंदर आगे बढ़ने की, या कितनी चीजें इफेक्टिव तरीके से चीजों को कर सकता है। और अगर कंपनी के अंदर कोई अगर एक पर्सन है, एम्प्लॉय है, तो वो ऑल स्टार परफॉर्मर कैसे बन सकता है ना, वो कैसे कंपनी का फायदा करा सकता है ना, और उसके अलावा वो एक अच्छा मैनेजर कैसे बन सकता है, ठीक है। मतलब टोटल मिला के एक आपकी कंपनी के लिए सही पर्सन कौन होगा वो हम DMIT के माध्यम से उसको बता सकते हैं, ठीक है। अब ये आ गई अलग अलग कुछ कैसे इसको डिस्क बोलते हैं, 4 तरीके के लोग इस दुनिया में होते हैं, डोमिनेंस, इन्फ्लुएंस, स्टडी और कंप्लायंस, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। इन पर्सनैलिटी की जो खोज की थी वो की थी 1920 में मॉर्टन मार्सन ने, ठीक है। और इन्होंने एक वंडर वुमन करके एक मूवी आई थी, वो वंडर वुमन मूवी जो है ना सबसे पहले इन्होंने बनाई थी, मतलब पहले बहुत पहले बनाई थी एक मूवी, है ना। फिर उसका एडवांस वर्जन ये अभी जो वंडर वुमन आई है वो है ना। तो ये थे, और आगे हम पर्सनैलिटी की हम बात करेंगे कि पर्सनैलिटी क्या होती है, ठीक है। अभी जैसे कि अभी क्या है कि पहला दिन है, और पहले दिन में अगर बहुत सारी चीजें बताऊंगा तो आप हो जाओगे बोर, है ना। तो मैंने क्या है थोड़ी थोड़ी चीजें बताने की कोशिश की है आराम से, जितना कि संभव हो सकता है। ये वाली जो PDF है मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। आज हमने क्या है DMIT के विषय में थोड़ा थोड़ा करके हमने जाना है बस, है ना। मतलब एक आपको हिंट मिल गई, एक आइडिया हो गया होगा कि DMIT एक्चुअल में है क्या, और आपको ना धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा कि DMIT से हम अपना कैरियर भी बना सकते हैं। शायद हो सकता है कुछ अर्निंग हम लोग कर लें, हो सकता है एक अच्छा कैरियर हम लोग बना लें, आपको भी थोड़ा थोड़ा आइडिया है, ठीक है। कल से जो है ना, कल से हम एक एक टॉपिक को उठाएंगे और डिटेल में हम जो है बात करेंगे, डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और जब आप जो है आप कोई भी चीज नोट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको हाँ इंपॉर्टेंट लगे वो थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, बाकी ये सारी चीज मैं आपको भेज ही दूंगा। बस आपका प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है कि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो आज तो हम अपनी ट्रेनिंग को करेंगे क्लोज, क्योंकि 9:30 बज चुकी है, 9:30 हो चुकी है, है ना। आप में से किस किस ने खाना खा लिया? सब खा लिया। सीमा मैडम आपने खाना, आपका हो गया। रेशमा मैडम आपका खाना? नो सर। ओ फिर तो आप बहुत लेट हो जाओगे, है ना। सो इसकी रिकॉर्ड मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि क्या है DMIT, क्या क्या हम पता कर सकते हैं, ठीक है। और अभी बहुत ज्यादा ना दिमाग पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना कि यार आपको ये लगे यार इसमें इतनी सारी चीजें कैसे होगी। मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया का सबसे सरल काम है ये DMIT, क्योंकि इसमें ना सारी चीज जो है ना लिखित में आती है। जब आप किसी को कंसल्ट करोगे, है ना, किसी को गाइडेंस प्रोवाइड करोगे तो सारा कुछ लिखा हुआ आएगा, है ना। बस आपको पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है ना। तो बहुत बड़ा हुआ नहीं है और ये बहुत इजी है ना। बस हमें कोशिश ये करनी है कि हम इसमें जितना ज्यादा मास्टर बन पाए, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। अभी अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो मुझसे अभी पूछ लीजिए आप। आज जो भी चीजें बताई उससे रिलेटेड अगर कोई कुछ पूछना चाहता हो तो, किसी को कुछ पूछना हो तो। सर DMIT रिपोर्ट कितने दिन में आती है? क्या DMIT रिपोर्ट कितने दिन में आती है? कितने दिन में आती है? अच्छा ठीक है, देखिए मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि हम जब सामने किसी का DMIT फिंगरप्रिंट्स लेंगे तो हमें उनको बताना है कि कम से कम रिपोर्ट जो है आपको 4 दिन में या हफ्ते भर में मिलेगी आपको,
है ना। 4 दिन के बाद मिल सकती है, हफ्ते भर से पहले आपको मिल सकती है, क्योंकि प्रॉपर इसका जो है मतलब प्रॉपर इसका एनालाइज होता है, प्रॉपर इसकी स्टडी होती है फिंगरप्रिंट्स की, तो उसमें टाइम लगता है, मतलब 2 से 3 बार इसकी स्टडी होती है ना, फिर एक परफेक्ट रिपोर्ट आपके पास में आती है ना। तो उनको 4 दिन से 6 दिन का आप समय बोल सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि DMIT जो है ना, पहले जैसे फिंगरप्रिंट्स जो है ना, इनकी स्टडी कहाँ पे हुआ करती थी, सिंगापुर के अंदर। लोग पहले जब आज से अगर मैं बात करूं 2007 में जब DMIT आया था इंडिया के अंदर, इंट्रोड्यूस हुआ था 2007 से, है ना, तो लोग ना इसके फिंगरप्रिंट्स को ना सिंगापुर में भेजा करते थे। लेकिन अभी क्या है कि सारी फिंगरप्रिंट की स्टडी यहीं पे हो जाती है, ठीक है। हम लोग भी खुद करते हैं, हमारी कंपनी भी खुद करती है, ठीक है। और हम चाहें तो और हमारे कांटेक्ट में और भी बहुत अच्छे अच्छे रिसर्चर्स हैं, मतलब जो अच्छे से स्टडी करते हैं, फिंगरप्रिंट को अच्छे से एनालाइज करते हैं, तो कभी कभी हम उनसे भी कराते हैं। मतलब मोस्टली हम बेंगलोर से भी कराते हैं, गुजरात से भी हम लोग कराते हैं, ठीक है, और खुद भी हम लोग करते हैं। जैसा में सहूलियत होती है उस अनुसार जो है हम लोग DMIT रिपोर्ट जो है प्रिपेयर करके आपको देते हैं। और ये रिपोर्ट में 4 दिन से 6 दिन का समय लगता है, ठीक है। और ऐसा भी है कि DMIT जब आप किसी काउंसलिंग जब आप करेंगे, जब किसी के फिंगरप्रिंट्स आप लेंगे, तो आप उससे कम 3,000 या 5,000 जब उससे चार्ज करोगे, तो कम से कम उसको ये भी तो लगना चाहिए कि रिपोर्ट में समय लगता है ना, ये अच्छे से इसकी स्टडी हो रही है, फिंगरप्रिंट को एनालिसिस करने में समय लगता है। आपने आज ही फिंगरप्रिंट्स लिए और उनसे बोल दिया कि लो सर 1 घंटे में रिपोर्ट तैयार, कल रिपोर्ट तैयार, वो तो समझेगा ये तो फर्जी काम है, ये तो फर्जी है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मतलब आज मैंने फिंगरप्रिंट्स दिए। पता है, देखो लोगों की ना साइकोलॉजी होती है, मतलब 4 दिन तो लगते ही लगते हैं, फिर भी मतलब आपको भी ये नहीं लगना चाहिए कि रिपोर्ट कल ही तैयार हो जाए या परसों तैयार हो जाए, क्योंकि प्रॉपर फिंगरप्रिंट जो है ना, अगर ये जरा भी आपके एनालिसिस करने में जरा भी इसमें गड़बड़ हुई, तो सामने वाले का पूरा कैरेक्टर ही बदल जाएगा। मतलब उसकी पर्सनैलिटी कुछ और होगी, वो बन कुछ और जाएगा। वो हो सकता है कि मैथ में बहुत अच्छा करे और हम उसको बोले कि आप स्पोर्ट्स में जा सकते हो, और हो सकता है कि वो जॉब बहुत अच्छी करे और हम उससे बोले कि आप बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हो, है ना। तो प्रॉपर फिंगरप्रिंट ना 3 से 4 बार जो है प्रॉपर उसका एनालाइज होता है, प्रॉपर अच्छे से उसको देखते हैं, समझते हैं, कैलकुलेशन प्रॉपर से करते हैं, तब जाके रिपोर्ट तैयार होती है। तो 4 दिन और 6 दिन बताना है, 4 दिन के बाद और 6 दिन से पहले आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, ऐसा है। 4 से 6 दिन बोलना है। तो सर वो क्या बोलते हैं सर? हाँ, आपका ना नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, इसलिए हो सकता है मोबाइल का नेट ना खत्म हो जाए, क्योंकि डेढ़ घंटा हो गया ना, इसलिए। हाँ, आपने क्या बोला समझ में नहीं आया, मुझे दोबारा से बोलिए। मैं ये बोल रही थी कि वो पेरेंट्स के पास जाता है या फिर वो हमारे पास आएगा रिपोर्ट पहले? नहीं, आप जब फिंगरप्रिंट्स लेंगे ना, तो रिपोर्ट आपके पास में आएगी, फिर आगे आप पेरेंट्स को भेजेंगे, क्योंकि पेरेंट्स जो है ना, आप जिसका भी DMIT कर रहे हो ना, वो आपको जानते हैं, वो आपसे कनेक्ट है, हम क्यों भेजेंगे? आप हमारी कंपनी का, हाँ एड्रेस लिखते हैं ना, तो फिर मुझे लगा एड्रेस शायद हम ना आपको देंगे, हम आपको एक सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे आपको बना के, ठीक है। और फिर आप आगे चाहो तो उनको सॉफ्ट कॉपी तो भेजना ही है, और आप चाहो तो उनको पूरा प्रिंट आउट निकाल के आप आगे दे सकते हो, अगर आप चाहें तो, है ना। बाकी सॉफ्ट कॉपी तो आप उनको दे ही रहे हो ना, आप मेल कर दो प्रॉपर उनको सॉफ्ट कॉपी, है ना। क्योंकि देखिए आपके जो लोग है ना, उनसे कनेक्ट आप ही रहोगे, क्योंकि आप जब उनसे कनेक्ट रहोगे तो वो जो है ना आपको एक्सपर्ट समझेंगे। अगर वो हमसे कनेक्ट हो जाएंगे ना डायरेक्टली, तो वो हमको एक्सपर्ट समझेंगे, फिर आपको कुछ नहीं समझेंगे, फिर वो बात के लिए कुछ भी करेंगे तो हमको ही फोन करेंगे, है ना। फिर वो DMIT के लिए भी हमें ही फोन करेंगे। हम ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, आप सीखें और लोग आपको फोन करें, जिससे कि आपकी इनकम भी अच्छी हो, और हम तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। सीमा मैडम, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपको कुछ पूछना हो तो? नहीं, अभी तो मुझे कुछ नहीं पूछना, अभी मैं सब चीज को समझूंगी अच्छे से। आपकी जो रिकॉर्डिंग हो रही है आप मुझे शेयर करेंगे ना एक बार, तो मैं सब चीज शेयर करूंगी, फिर शायद मैं नेक्स्ट डे पूछूं आपसे। हाँ, अभी तो देखिए, अभी तो आपके मन में बहुत सारे वैसे भी डाउट होंगे, क्योंकि हमने जो है ऊपर से थोड़ा बहुत देखा है। कल से हम जो है ना डिटेल में एक चीज पे बात करना स्टार्ट करेंगे, डिटेल में एक चीज पे बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 7 दिन में मैं बोलता हूँ कि आप अच्छे तरीके से सारी चीज समझ जाएंगे, अच्छे से परफेक्ट हो जाएंगे ना। ये जो PDF वगैरह मैं आपको भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास में हो रही है, मैं रिकॉर्डिंग्स भी जो है सर को भेज दूंगा, मेल कर दूंगा उनके पास में, है ना।
और अगर मेल पे नहीं जा पाएगा या कुछ भी ऐसा होगा, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कर दूं, और नहीं तो एक पेन ड्राइव में मैं सारी रिकॉर्डिंग्स करके आपको पूरा मटेरियल आपको आपके एड्रेस पे भेज ही दूंगा। जी सर। वो सारी चीजें मैं आपको दूंगा, है ना। तो आज के लिए तो बस इतना ही, है ना। और पीडीएफ में आपको जस्ट अभी भेजते ही हूँ, और मिलते हैं फिर कल 8 बजे हम लोग। ठीक है, कल से हमारी मेन ट्रेनिंग जो है वो कल से स्टार्ट होने वाली है, तो कल से प्रॉपर नोट्स हमको तैयार करना, बनाना भी है, जितना भी मतलब कुछ डाउट्स रहेंगे टाइमिंग यही रहेगा 8 o'clock। टाइमिंग यही रहेगा। आप मुझे बताएं कौन सा टाइमिंग और ठीक रहेगा, क्योंकि सारे लोगों ने शाम का ही नहीं बोला था नहीं, मुझे इसलिए। कोई प्रॉब्लम, जैसे मान लो कोई आ जाता है घर में, गेस्ट तो वगैरह आ जाते हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं फिर मीटिंग का? तो गेस्ट वगैरह अगर आ जाते हैं तो आगे पीछे कर सकते हैं, और क्या, रिकॉर्डिंग से आपको मिल ही जाएगी, और फिर आगे पीछे थोड़ा सा देखेंगे, फिर थोड़ा सा अगर हो पाए तो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वैसे आप ये वही मान के पूछ रही चलिए थी कि हाँ हाँ, आप देखिए ये मान के चलिए कि हमें 7 दिन तक जो है ना 8 से 9:30 का ये टाइम तो निकालना ही निकालना है, क्योंकि हमने एक डिसीजन लिया है, अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, एक नए कैरियर की तरफ आप जा रहे हैं, है ना, तो ये हमें टाइम निकालना ही निकालना है। तो ये तो आप 7 दिन तक ऐसा करो कि या फिर पहले आप खाना खा लो या बाद में खाना खाओ, और अगर गेस्ट अगर आ जाते हैं तो गेस्ट से बोलो कि आपसे निवेदन है कि आप खुद अपने हाथ से खाना बनाओ, खुद ही खा लो और हमको भी खिला दो, क्योंकि हमारी तो ट्रेनिंग चल रही है। और क्या कर नहीं नहीं, सकते वैसे हैं। तो मैं अकेली रहती हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टाइम पे। हाँ, कभी कभी होता है ऐसा महीने में, या नहीं फिर वो कर लेंगे, ऐसा कुछ हार्ड 2 एंड महीने फास्ट में। रूल नहीं है, वो अपन मैनेज कर लेंगे, कोई समस्या नहीं हो, देख लेंगे कब कैसा क्या है, वो देख लेंगे ना। चलिए, तो कल से फिर हम लोग मेन ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, और आज के लिए फिर हम लोग क्लोज करते हैं फिर मैं। ठीक है, चलिए, ठीक है गुड सर। नाइट, गुड नाइट, गुड गुड नाइट नाइट, गुड सर। नाइट, मिलते गुड हैं कल नाइट। हम। गुड नाइट। नमस्कार जी, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा। नमस्कार। ओके।